हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी मैथ्स बाय अर्पित। तो दोस्तों आज अपन करेंगे एसएससी सीपीओ 2023 टायर वन का 4 अक्टूबर 2023 शिफ्ट वन का पेपर। इससे पहले के तीन पेपर 3 अक्टूबर में ही शिफ्ट 1 2 3 में डाल चुका हूं। आई होप कि वो आपने देखे होंगे। अगर आपको वो नहीं मिले तो आप प्ले लिस्ट में जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको प्ले लिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां पे आपको सारे पेपर मिल जाएंगे। इसके अलावा सीजीएल 2023 टायर वन के भी आपको सारे पेपर मिल जाएंगे। और अभी फिलहाल मैं सीडीएस 2024 के भी पेपर डाल रहा हूँ। कुछ क्वेश्चंस मैंने उसमें डाल दिए। 100 क्वेश्चन होते हैं तो इस वजह से मैंने एक बार में उसको नहीं डाला। 10-10 क्वेश्चंस के 10 पार्ट बना के उसको डालें, जिसमें से चार चार पार्ट मैं डाल चुका हूँ। और आज या कल में मैं और आगे के 2 से 3 पार्ट डाल दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 1 है, आनंदी bought a स्मार्ट वॉच फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉनिक स्टोर फॉर ₹4400. Since she had less money, she paid 2000 for down payment, and the shopkeeper offered her an alternative to pay 2440 after 1 month. Find the rate of interest being charged at simple interest by the shopkeeper in this installment option. तो देखिए 4400 की एक वॉच खरीदी आनंदी ने, जिसमें 2000 रुपए उसने डाउन पेमेंट के तौर पे दे दिए। मतलब जब वॉच खरीदी तभी उसने 2000 रुपए दे दिए। अब उसके कितने रुपए बचे, तो अब उसको देने 2400 रुपए बचे। शॉपकीपर ने उसको एक ऑफर दिया कि तुम ऐसी करना, 1 महीने बाद 2440 रुपए दे जाना। इसका मतलब क्या हुआ कि शॉपकीपर 40 रुपए का इंटरेस्ट ले रहा है। तो अब आप देखिए 40 रुपए का इंटरेस्ट कितने पे लिया उसने उसने 2400 रुपए पे लिया। क्योंकि असलियत में आनंदी को 2400 रुपए ही चुकाने थे, लेकिन शॉपकीपर ने उससे 2440 मांगे। दैट मीन 40 रुपए का इंटरेस्ट 2400 रुपए पे। तो यहां से कितना आ जाएगा ये, यहां से आप इसको काट लीजिए। 8 से ये 5 बार में, 8 से ये 3 बार में, तो 5/3%। अब ये जो 5/3% आई, ये 1 महीने की आई। क्योंकि जो अपन को 1 महीने बाद बोला था आनंदी को कि भैया 1 महीने बाद तुम 2440 रुपए दे जाना है, इसका मतलब 1 महीने का जो इंटरेस्ट बनाया शॉपकीपर ने वो 5/3% बनाया। लेकिन जब कभी भी अपन रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट पे, तो अपन हमेशा ईयरली इंटरेस्ट की बात करते हैं। अगर 1 महीने का इंटरेस्ट 5/3% है, तो 1 साल मतलब 12 महीने का कितना हो जाएगा, 5/3 × 12, दैट इज 3 से 4 बार में 4×5 = 20। तो 1 साल पे 20% का इंटरेस्ट हुआ। चलिए ठीक है, पाई चार्ट अपन को दे रखा है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल वाई एंड जेड टुगेदर। तो वाई और जेड टुगेदर ये वाले, एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल एक्स एंड वाई टुगेदर, एक्स और वाई टुगेदर। तो यहां पे अपन को इनका डिफरेंस निकालना है। जब अपन डिफरेंस निकालेंगे तो y तो अपने पास कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों का पार्ट है। तो एक तरीके से ये क्या रह गया, ये रह गया x माइनस जेड, दैट इज 45 माइनस 25 मतलब 20%। तो 20% की वैल्यू अपन को निकालनी है। और 20% का आएगा 3600 का, क्योंकि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो अपन को दे रखे हैं बॉयज और गर्ल्स मिला के, वो कितने 3600। तो 20% ऑफ 3600, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 720। ऑप्शन ए। इफ के टेन 45 साइन 60 इक्वल टू कोस 60 कोट 30, देन द वैल्यू ऑफ के। यहाँ पे इजीली अपन वैल्यू डाल सकते हैं। टेन 45 1 होता है, साइन 60 होता है √3/2, इक्वल टू कोस 60 होता है हाफ, और कोट 30 होता है √3। ये सब आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से के कितना आ गया, 1 के बराबर। यही अपन से पूछ रहा था, एक आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट वैल्यू अपन सबकी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी अपन को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 32 एंड 162। मीन प्रोपोर्शनल अपन को फाइंड आउट करना है। ए बी सी तीन नंबर को अपन प्रोपोर्शन में मांगते हैं। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 32 दे रखी है और सी की वैल्यू दे रखी है 162। ए बी सी जब कभी भी प्रोपोर्शन में होते हैं तो उनके बीच एक रिलेशनशिप फॉलो होती है, B² इक्वल टू ए सी। तो यहाँ से बी की वैल्यू ही अपन से पूछी जा रही है, B² इक्वल टू ए सी। ए मतलब 32 × 162। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करके अगर स्क्वायर रूट निकालोगे तो फालतू समय ज्यादा बर्बाद होगा। इसलिए ऐसे करो, इनको 2 के मल्टीपल में लिख लेते हैं। जैसे 32 जो है वो 2 की पावर 5 होती है। इसी तरीके से 162 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 54 × 3। और 54 होता है, या फिर 81 × 2 भी लिख सकता हूँ। तो डायरेक्ट 2 × 81, 81 होता है 3 की पावर 4। तो यहां से बी कितना आ जाएगा,
देखो 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 1 दैट इज 2 की पावर 6। तो जब अपन स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना रह जाएगा, 2 की पावर 3 रह जाएगा। सेम तरीके से 3 की पावर 4 का जब स्क्वायर रूट करेंगे तो 3 का पावर 2 रह जाएगा। 8 इंटू 9 दैट इज 72। तो बी की वैल्यू आ गई 72। एक अपन को यहाँ पे टेबल दे रखी है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एडिक्टेड मेल्स इन चेन्नई। तो चेन्नई ये है, और ये जो अपन को डेटा दे रखा है ये मोबाइल एडिक्टेड पॉपुलेशन का दे रखा है। अपन को फाइंड आउट करना है टोटल नंबर ऑफ एडिक्टेड मेल्स, मतलब केवल और केवल मेल कितने एडिक्ट है उनकी संख्या बतानी है। लेकिन ये जो टोटल 2 लाख दे रखा है ये मेल प्लस फीमेल की संख्या है। यहाँ पे मेल और फीमेल का रेशियो दे रखा है। हर 20 में से 11 जो है मेल है, 11 प्लस 9 20, मतलब टोटल कितने हो गए 20। और हर 20 में से 11 मेल है, दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि 11/20 इंटू 2 लाख। तो ये हो जाएगी मेल एडिक्टेड पॉपुलेशन, सॉरी मोबाइल एडिक्टेड पॉपुलेशन ऑफ मेल्स। तो ये कितना हो जाएगा 1,10,000। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो यहाँ पे अगर इस तरीके की क्वेश्चंस में एक चीज मैं बता देता हूं, जब कभी भी ऐसी वैल्यूज आए जिनकी वैल्यू अपन नहीं जानते, मतलब ऐसे एंगल्स आए जिनकी वैल्यू अपन नहीं जानते, जैसे कि 47 43 53 37 कुछ भी, केवल और केवल अपन मेनली जो वैल्यू जानते हैं वो 0 30 45 60 और 90, इनकी ही वैल्यू जानते हैं। तो अगर इन पे कोई एंगल आता है तब तो अपन को उसको सोल्व करना पड़ेगा। लेकिन इनके अलावा अगर किसी और पे एंगल आता है तो ज्यादा चांस होते हैं कि वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। दैट मीन्स कि कोस 37 से साइन 53 कैंसिल आउट हो जाएगा, और कोस 47 से कोसेक 43 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां पे क्या रह जाएगा 1 - 1 दैट इज इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर डी। तो ये तो वह एक नॉर्मल सा तरीका, मतलब ये हर बार तो काम आ ही जाता है, वैसे 90% केस में काम आ जाता है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो फिर आप इस तरीके से कर सकते हैं। नहीं तो आप इसको अगर करना चाहें तो नॉर्मल तरीके से कैसे करेंगे, तो अपन जानते हैं कि जैसे कि कोस 37 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं साइन 90 - 37। अपन जानते हैं कि कोस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 - थीटा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, साइन 90 - 37 डिवाइड बाय साइन 53 माइनस कोस 47 ऐसे ही रहने देते हैं, इंटू ये जो कोसेक 43 है इसको अपन 1/sin 43 लिख सकते हैं। और साइन 43 को फिर से अपन क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू कोस 90 - थीटा। तो इसको लिख सकता हूं मैं, साइन 43 को लिख सकता हूं कोस 90 - 43। अब आप यहां पे देखो साइन 90 - 37, तो 90 - 37 53 हो गया। तो साइन 53 से साइन 53 कैंसिल आउट। इसी तरीके से 90 - 43 47 हो जाता है, तो कोस 47 से कोस 47 कैंसिल आउट। तो ये क्या आ गया 1 - 1 इज इक्वल टू 0। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 के बराबर। पीक्यूआर एक ट्राइंगल है, चलिए ट्राइंगल बना लेते हैं। The bisectors of the internal angle Q, internal angle Q and external angle R intersect at S। तो एक्सटर्नल एंगल है R, चलिए ठीक है। तो जब अपन इंटरनल एंगल Q की बात करेंगे तो उसका जो बाइसेक्ट है वो अंदर की साइड बनेगा, मतलब कुछ इस तरीके से बनेगा। और एक्सटर्नल एंगल R, तो R का जो बाइसेक्ट है वो बाहर बनेगा, क्योंकि एक्सटर्नल एंगल कौन सा है, एक्सटर्नल एंगल ये वाला है। तो इसका अगर आप बाइसेक्ट बनाओगे तो वो कुछ इस तरीके का बनेगा। और ये कहां पे मीट कर रहे हैं, ये पॉइंट एस पे मीट कर रहे हैं। इफ एंगल क्यू एस आर इक्वल टू 40, ये जो क्यू एस आर है ये 40 के बराबर दे रखा है, देन एंगल पी। तो एंगल पी अपन से पूछ रहा है, जब कभी भी ट्राइंगल के एक पॉइंट के इंटरनल एंगल से लाइन खींची जाए और दूसरे वाले पॉइंट के एक्सटर्नल एंगल से लाइन खींची जाए, तो यहां पे जब ये मिलते हैं, अगर इसको मैं थीटा बोलूं तो ये 2 थीटा के बराबर होता है। ये जो चीज है ये फिक्स है, लेकिन ये हमेशा नहीं होती। ऐसा नहीं है कि भैया मैंने कुछ भी 2 ट्राइंगल बना दिया और हमेशा ऐसा हो जाएगा। जैसे मान लो कि मैंने ये बना दिया और मैं बोलूं कि भैया मैंने एक ऐसे कुछ बना दिया और यहाँ पे भी ये थीटा तो ये 2 थीटा, ऐसा नहीं, ऐसा हमेशा नहीं होगा। ये कब पॉसिबल है, केवल और केवल तब पॉसिबल है जब एंगल क्यू जो है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर हो और एंगल आर पे एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर खींचा जाए, तब ही ये चीज पॉसिबल होती है। इसको अपन प्रूफ भी कर सकते हैं चाहे तो, लेकिन प्रूफ की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, फालतू समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि अगर
एंगल Q इंटरनल एंगल है और एंगल R एक्सटर्नल एंगल है। इन दोनों पे अगर बाइसेक्टर खींचा गया है तो वो जहां पे मिलेंगे उसको, जैसे मैं अगर पॉइंट एस नाम दे दूं, तो पॉइंट एस पे जो एंगल होगा वो इस एंगल P का आधा होगा, या फिर आप यूं भी बोल सकते हो कि एंगल P जो होगा वो पॉइंट एंगल एस का आधा होगा। तो अगर ये 40 है तो एंगल P क्या हो जाएगा, 40 इंटू 2 दैट इज 80 डिग्री, 80 डिग्री के बराबर ये हो जाएगा। Three boys on an average are 25 years old and their age are in the ratio of 357. What is the age of youngest boy? देखो एवरेज अपन को 25 साल दे रखा है, तीन जनों की एज का एवरेज कितना है 25 साल, और उनकी एज रेशियो में दे रखी है। अगर रेशियो में मैं एवरेज की बात करूं, 3 5 7 का एवरेज अगर लोगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। दैट मीन्स कि 5 की वैल्यू कितनी है 25 साल, क्योंकि जो नंबर में एवरेज है वो 25 है और रेशियो में जो एवरेज है वो 5 है, और ये चीज हमेशा इक्वल हो जाती है। तो 5 से ही कितनी बार में चला गया, 5 बार में, मतलब 1 की वैल्यू आ गई 5। अपन से बोल रहा है व्हाट इज द एज ऑफ द यंगेस्ट बॉय। अब यंगेस्ट बॉय दैट मीन्स जिसकी एज रेशियो में, जिसका नंबर रेशियो में सबसे कम होगा वही यंगेस्ट होगा। रेशियो में सबसे छोटा कौन है, 3, दैट मीन्स 3 यंगेस्ट है, तो इसकी एज कितनी हो जाएगी, अगर 1 की वैल्यू 5 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 3 15। दैट मीन्स सबसे छोटे लड़के की आयु 15 वर्ष हो जाएगी। आफ्टर डिड्यूसिंग ए कमीशन ऑफ 20%, ए डीवीडी सेट कॉस्ट 9080 इट्स मार्क प्राइस। 20% कमीशन देने के बाद 9080 रुपए में डीवीडी सेट को बेचा जाता है। दैट मीन्स की सेलिंग प्राइस हो गई 9080 रुपए। अपन से पूछ रहे हैं मार्क प्राइस। अपन जानते हैं कि मार्क प्राइस पे ही डिस्काउंट देने के बाद जो वैल्यू निकल के आती है उसी को अपन सेलिंग प्राइस बोलते हैं। अगर मैं मार्क प्राइस को 100% मान लूं तो यहां पे सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 20% डिस्काउंट देने के बाद 80% हो जाएगी। दैट मीन्स ये जो वैल्यू अपन को 9080 दे रखी है ये 80% की वैल्यू है, और अपन से 100% की वैल्यू पूछ रहा है। तो 80 से डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पे आप इसको सोल्व कर सकते हैं, कर दीजिए। चलिए सबसे पहले तो 2 से काट देते हैं 4 बार में, 2 से ही 5 बार में, 4 दूनी 8, और फिर से 4 दूनी 8, 4 का 7 बार में 28 जी। तो 2270 इंटू 5 मतलब कितना हो गया, 5 7 35 की 5, 3 एक कैरी चला गया, 5 दूनी 10 और 11, तो 11350। इसका मतलब मार्क प्राइस कितनी रही होगी, 11350। एक टेबल अपन को दे रखी है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज इन कंपनी पी। कंपनी पी ये है एंड दैट इन कंपनी आर, कंपनी आर ये है। तो यहां पे अपन को टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय और फीमेल एम्प्लॉय दे रखे हैं, मेल एम्प्लॉय नहीं दे रखे। तो अपन जानते हैं कि अगर मेल एम्प्लॉय निकालने हैं तो मैं कह सकता हूं कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय में से फीमेल एम्प्लॉय को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास मेल एम्प्लॉय आ जाएगा। यहां पे अपन को कोई भी तीसरे जेंडर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, तो फिर अपन को उसको नहीं मान के चलना। अपन को केवल यही मानना है कि कंपनी में सिर्फ और सिर्फ मेल और फीमेल ही है, थर्ड जेंडर वहां पे नहीं है। चलिए ठीक है, तो अब यहाँ पे आसानी से अपन नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज निकाल सकते हैं। अगर मैं टोटल में से फीमेल को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेल आ जाएंगे। तो ये 0 में 0 गए, 6 में से 1 गया 5, 45 में से 22 गया, तो कितना हो जाएगा 23। इसी तरीके से यहां पे अगर मैं माइनस करूं तो कितना आएगा, ये 2 में 2 गया 2, फिर 15 में 8 गया 7, और 9 में 2 गया 7, 1, 1772। इन्हीं का डिफरेंस अपन को फाइंड आउट करना है। तो 2350 में से 1772 अपन घटा रहे, 10 में से 2 गया 8, 14 में 7 गया 7, और 22 में से 17 गया 5, 578। The product of two numbers is 20,000. If their LCM is 800, find their SCF. अपन जानते हैं कि LCM into SCF is equal to product of two numbers. तो अगर मेरे को SCF निकालना है तो मेरे को क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइड बाय LCM। प्रोडक्ट है 20,000 और LCM है 800, तो कितनी बार में हो जाएगा, 2 जीरो 2 जीरो गया 8 का 25 बार में। तो SCF कितना आ गया 25। चलिए पाई चार्ट क्या बोल रहा है, पाई चार्ट यहां पे अपन को ग्राफ दे रखा है बुक्स का। If the total number of books is 60, then what is the ratio of number of books on subject C1 to the average number of books per subject? टोटल नंबर ऑफ बुक्स अगर 60 दे रखी है तो यहाँ पे एवरेज निकालना तो बहुत आसान है। अपन जानते हैं कि भैया 4 टाइप की बुक है, C1 C2 C3 C4।
अगर 4 तरह की बुक है तो एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज इक्वल टू होता है टोटल नंबर ऑफ बुक्स, एक मिनट, एवरेज सही सही से लिख लेते हैं इसको। तो एवरेज इक्वल टू होता है किसी भी चीज का अगर मेरे को एवरेज निकालना हो तो टोटल अपॉन नंबर। टोटल कितना है 60 और नंबर कितने 4, 4 तरह की बुक है तो 60/4 दैट इज इक्वल टू 15। तो एवरेज तो आसानी से निकल गया। यहां पे अब अपन को रेशियो लेना किसके साथ है, नंबर ऑफ बुक्स ऑन सब्जेक्ट C1। देखिए ये एक पाई चार्ट है और पाई चार्ट अगर कभी भी परसेंटेज में दे रखा होता है तो उसका टोटल 100% होता है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि ये चारों बुक्स जो है टोटल 100% के बराबर है और 100% की वैल्यू अपन को कितनी दे रखी है, 60 के बराबर दे रखी है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ बुक कितनी है 60। C1 के बारे में अपन से पूछा जा रहा है, C1 है ये ब्लू कलर का और ब्लू कलर है 10%। दैट मीन्स कि टोटल का 10% जो है वो C1 बुक है। टोटल अगर 60 है तो इसका 10% कितना हो जाएगा, 10% 6 के बराबर हो जाएगा। दैट मीन्स C1 कितनी बुक है, 6 बुक। तो C1 का अपन को एवरेज लेना है, सॉरी C1 का अपन को रेशियो लेना है एवरेज के साथ, तो दैट मीन्स 6 का रेशियो लेना है 15 के साथ। काट लीजिए 3 से 2 बार में, 3 से 5 बार में, 2:5 का रेशियो आ जाएगा। In an election between two candidates, 80% of the voters cast their votes, out of which 5% votes were declared invalid. दो कैंडिडेट के बीच में इलेक्शन हुआ, उसमें 80% लोगों ने अपना वोट डाला, उसके अंदर भी 5% वोट इनवैलिड घोषित कर दिए गए। एक कैंडिडेट गोट 9500 वोट्स विच वर 80% ऑफ द वैलिड वोट। एक कैंडिडेट को 80% वैलिड वोट मिले, दैट इज इक्वल टू 9500। तो अपन यहां पे करते क्या है, जब कभी भी इलेक्शन का सवाल हो तो उसमें टोटल नंबर ऑफ वोटर्स को अपन 100 के बराबर मान लेते हैं। दैट मीन्स कि उस जगह पे टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने 100 है। उसमें बोल रहा है कि 80% ने ही अपना वोट दिया। 80% ऑफ 100 इज इक्वल टू 80। दैट मीन्स कि 80 लोगों ने अपना वोट डाला, उसके अंदर भी 5% वोट जो है इनवैलिड घोषित कर दिए गए, तो वैलिड कितने हुए इस 80 के 95%। तो ये हो गए टोटल वैलिड वोट। और इन वैलिड वोट का 80% कैंडिडेट को मिलता है जो कि इक्वल हो जाता है 9500 के। तो इसका 80% जो है वो इक्वल टू है 9500। तो यहां से सबसे पहले तो अपन कैंसिल आउट कर सकते हैं, 95 का ये 100 टाइम्स हो गया, ये जीरो में हटा सकता हूं। इसके अलावा जो है 2 से काट सकते हैं 4 बार में, 2 से 25 बार में, फिर 2 से 4 बार में, 2 से 25 बार में, सॉरी सॉरी गलती हो गई, 4 से 2 बार में, 4 से 2 बार में, 4 से 25 बार में, 4 से 2 बार में और 4 से 25 बार में। ठीक है, तो 2 इंटू 2 4 की वैल्यू आ गई अपने पास, 25 इंटू 25 625। अपन से पूछ कर रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स एनरोल्ड इन दैट इलेक्शन। टोटल नंबर ऑफ वोटर्स जो कि अपन ने 100 माने थे, तो 100 की वैल्यू अपन से पूछ रहा है, 4 की वैल्यू आ गई 625। 4 का ये होता है 25 टाइम्स, दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि 625 का 25 बार में, और 625 का 25 बार में कितना हो जाता है 15625। ऑप्शन नंबर बी। 625 जो होता है वो 25 का स्क्वायर होता है, तो एक तरीके से 25 का क्यूब हो गया, और 25 का क्यूब क्या होता है 15625। सिंप्लीफाई, इसकी वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है। एक नॉर्मल सा सवाल है, नॉर्मल तरीके से चलते हैं। सबसे पहले तो ऊपर न्यूमरेटर अपन सोल्व करेंगे। न्यूमरेटर को अगर आप सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, बोर्ड मास से जब कभी भी अपन चलते हैं तो यहाँ पे ब्रैकेट या ऑफ तो नहीं है, उसके बाद क्या आता है डिवीजन, तो लेफ्ट टू राइट चलने पे जो सबसे पहला डिवीजन आए उसको सोल्व करेंगे। दैट मीन्स 3/7 डिवाइडेड 9/49। डिवाइड को मल्टीप्लाई में अगर आपको चेंज करना होता है तो पीछे वाला जो नंबर है उसका रेसिप्रोकल लेना होता है। दैट मीन्स 9 अपन 49 को उल्टा कर देंगे, 49/9। अब बाकी में मल्टीप्लाई 3/14 ऐसे ही रह जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। 7 से 7 बार में, 7 से 2 बार में, और 3×3 9। तो इस पूरे की वैल्यू आ गई 1/2। आगे में एक माइनस साइन है और ये है 1 - ½ तो 1 - ½ अगर अपन करते हैं तो कितना आ जाता है अपने पास। ठीक है, इसी तरीके से डेन्यूमिनेटर में भी सेम तरीके से 3/5 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगाऊंगा तो 1/25 की जगह वो 25 बन जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1/30। 5 से 5 बार में, 5 15, 15 का 2 बार में,
तो ये भी अपने पास कितना आ गया, 1/2, और आगे प्लस साइन है, 1 + 1/2। तो ऊपर में तो 1 - हाफ हाफ हो जाता है, और नीचे में 1 + 1/2 3/2 हो जाता है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 1/3। ऑप्शन नंबर सी। A sum of money was invested at 10% interest per year, compounded half yearly for 18 months. If the amount payable on maturity was 64,827, what was the sum invested? देखिए 10% के हिसाब से कंपाउंडेड हाफ ईयरली 18 महीने के लिए कोई सम ऑफ मनी को उधार पे लिया गया है, और चुकाते वक्त जो पैसा बनता है वो 64,827 रुपए बनता है। तो अपन से ये पूछा जा रहा है कि स्टार्टिंग में कितना पैसा लिया था। तो देखिए जब कभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की जाती है तो वहां पे डायरेक्ट अपन रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम नहीं कर सकते। सिंपल इंटरेस्ट में अगर अपन को कंबाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी होती है तो उसके लिए अपन सीधा रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम कर देते हैं, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो है सक्सेसिव इंक्रीज होता है। तो अगर पर ईयर पे 10% का इंटरेस्ट है और कंपाउंडेड हाफ ईयरली किया जा रहा है, तो सबसे पहले अपन को हाफ ईयरली इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। अगर एक साल पे 10% लगता है तो हाफ ईयरली कितना लगेगा, 5%। ये आ गया 5%। 18 महीने जो है, अगर मैं उसको हाफ ईयरली मतलब 6-6 महीने में ब्रेक करना चाहूं तो 3 बार होते हैं 6-6 महीने 18 महीने में, 6-6-6। दैट मीन्स कि ये 3 बार इंक्रीज हुआ है। तो अगर आप 3 बार की कंबाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे तो उसके लिए आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, 3x + 3x² / 100 + x³ / 10,000। ये फॉर्मूले में अगर आप 5 की वैल्यू पुट करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाएगा, कितना आंसर आएगा, 15.7625 इतना परसेंट बनेगा अगर आप इस फॉर्मूले में x की जगह 5 डालेंगे। तो एक तरीके से 18 महीने पे जो कंबाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे मिलेगा वो टोटल सम का 15.7625% मिलेगा। कोई भी सम ऑफ मनी को अपन 100% मान लेते हैं, तो 100% प्लस 15.7625%, इसकी जो वैल्यू है अपन को वो दे रखी है 64,827। क्योंकि 18 महीने के बाद जो पैसा अपन चुकाएंगे वो जितना उधार लिया था वो तो चुकाएंगे ही सही, साथ में 18 महीने का जो इंटरेस्ट बनता है उसको भी चुकाना पड़ेगा, और वो कितना है, 64,827। यहां पे अपन से सम पूछ रहा है, दैट मीन्स 100% की वैल्यू अपन से पूछ रहा है। तो 115.7625% इसकी वैल्यू अपन को दे दी। सॉरी। तो चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करना थोड़ा भारी है ही सही, क्योंकि यहां पे जो है कैलकुलेशन अच्छी खासी है, लेकिन कर क्या सकते हैं, करना तो पड़ेगा। चलिए सबसे पहले तो यहाँ पे डिसमल हटा के मैं नीचे में 10 मतलब 4 जीरो लगा सकता हूं, 10,000। अब अगर मैं चाहूं तो इसको 25 से काट सकता हूं, लेकिन उससे कोई बहुत ज्यादा फायदा होगा नहीं। चलिए कुछ तो करना ही है, कर लेते हैं। 25 का ये 4 बार में 100, 157, तो 6 बार में 150, 76, 3 बार में 75, 12 नहीं जाएगा। 125 का 5 बार में, मतलब 25 का 5 बार में 125। 25 से अगर इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। फर्दर यहां पे आप चाहो तो 5 से काट सकते हो, चलो काट ही लेते हैं फिर। 5 का ये 9 बार में 45, 2 बार में 10, 6 बार में 30, और 1 बार में 5 का ये 80 बार में। अब यहां पे अपन डायरेक्ट 9261 से 64827 को काटने की कोशिश करेंगे। तो 9261 का ये कितनी बार में जा सकता है, देखो 9,000 का 6 बार में होता है 54,000, तो ये लगभग लगभग 6 बार में जाएगा। ठीक है, 6 बार में करके देख लेते हैं। 9261 इंटू 6 क्या होता है, 6 का 6 6 36, 3 कैरी चला गया, 5 1 कैरी चला गया, 55। और यहां पे क्या ये 7 बार हो सकता था क्या, शायद 7 बार भी हो जाए, एक बार चेक करते हैं अपन। 9261 अगर मैं इसमें ऐड कर देता हूं तो 7 6 6 12 की 2, 1 कैरी चला गया, 8 9 5 14 की 4,
एकदम। तो पूरा पूरा चला गया ये 9261 का, एक तरीके से अपन बोल सकते हैं कि 7 बार में यही हो गया 64827। बहुत अच्छी बात है कि पूरा पूरा चला गया। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 7 इंटू 80, दैट मीन्स 560। तो 1% की वैल्यू आ गई 560, अपन से 100% की वैल्यू पूछ रहा है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5600, दैट मीन 56,000। तो ऑप्शन नंबर डी, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज 1.75 सेंटीमीटर, व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। रेडियस ऑफ सर्कल अपन को दे रखी है और सर्कमफ्रेंस पूछ रहा है, तो नॉर्मल अपन फॉर्मूला जानते हैं सर्कमफ्रेंस का, 2 पाई आर, दैट इज 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस। रेडियस कितनी, 1.75, 7 का ये हो जाता है 0.25 टाइम्स, तो ये कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 11 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी। एन इनलेट पाइप कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 3.6 आवर। एक पाइप भरने वाला जो है वो 3.6 घंटे में पूरे पाइप को भर देता है, जबकि आउटलेट पाइप जो है वो 6.3 घंटे में टैंक को खाली कर देता है। अब ये जो बी है ये आउटलेट पाइप है, दैट मीन्स इसका काम है पानी को निकालना, और ए जो है वो इनलेट पाइप है, मतलब उसका काम है पानी को भरना। तो जब कभी भी पानी को भरने वाला पाइप और निकालने वाला पाइप दोनों को अगर साथ में दिया जाए, तो अपन को पानी को बाहर निकालने वाले पाइप की जो एफिशिएंसी है उसको नेगेटिव में अपन लेते हैं, क्योंकि वो उल्टा काम कर रहा है। मेन मकसद अपना क्या होता है, टैंक को भरना, लेकिन ये टैंक को खाली करने का काम कर रहा है, दैट्स वाई इसकी एफिशिएंसी को अपन नेगेटिव में लेंगे। चलिए यहां पे सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे, दैट मीन्स कि आप कह सकते हो कि टैंक की टोटल कैपेसिटी, जिसके लिए अपन इसका एलसीएम लेंगे, 3.6 और 6.3। यहां पे अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, जैसे कि 3.6 जो होता है वो 9 इंटू 0.4 होता है, और 6.3 जो होता है वो 9 इंटू 0.7 होता है। तो यहां पे जो एलसीएम आएगा वो अपने पास कितना आ जाएगा, 9 इंटू 0.4 इंटू 7। यहाँ पे एक पे डिसमल आएगा, दोनों पे डिसमल लगाने की गलती ना करें, 0.4 इंटू 0.7 नहीं करना, केवल 9 इंटू 0.4 इंटू 7। तो यहां से अगर मैं 3.6 से इसको काटना चाहूं तो कितनी बार में जाएगा ये, 3.6 का 7 बार में, और 6.3 का ये कितनी बार में होता है, 4 बार में। तो ये हो गई इनकी एफिशिएंसी। लेकिन ध्यान रखिए बी जो था वो आउटलेट पाइप था, तो इसकी एफिशिएंसी नेगेटिव में होगी, दैट मींस ये खाली करने वाला पाइप है। If both the pipes are opened simultaneously when the tank is empty, in how many hours will the tank get completely filled? तो टैंक जो है वो कितने घंटे में पूरा भर जाएगा अगर दोनों पाइप को एक साथ खोला जाए। देखिए ए पाइप 7 की एफिशिएंसी से भरेगा और बी पाइप जो है वो 4 की एफिशिएंसी से खाली करेगा। एक घंटे में कितना पानी जाएगा, 7 माइनस 4, 3 लीटर पानी जाएगा। अगर ये पूरे टोटल कैपेसिटी को मैं 9 इंटू 0.4 इंटू 7 इतना लीटर मान लेता हूं, तो एक घंटे में जो ये दोनों पाइप है ये मिलके 7 माइनस 4, 3 लीटर पानी भरेंगे। तो कितने घंटे में पूरा भर जाएगा ये अपन से पूछ रहा है, दैट मीन्स टोटल कैपेसिटी को अपन एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे। तो एफिशिएंसी कितनी हो गई, 7 माइनस 4, 3, 3 का 3 बार में, 7 3 21, 21 इंटू 4 84, दैट मीन्स 8.4। तो 8.4 घंटे में पूरा टैंक भर दिया जाएगा दोनों पाइप का मिला के। इफ a प्लस 1 a इक्वल टू 3 देन द वैल्यू ऑफ दिस। a प्लस 1 a अपन को दे रखा है, तो a की पावर 4 प्लस 1 a की पावर 4 अपन डायरेक्ट नहीं जा सकते, बीच में एक स्टॉप अपन को लेना होगा, वो स्टॉप का नाम है a स्क्वायर प्लस 1 a स्क्वायर। अपन जानते हैं कि a स्क्वायर प्लस 1 a स्क्वायर निकालने के लिए a प्लस 1 a का होल स्क्वायर करके -2 कर दीजिए, दैट मीन्स 3 का स्क्वायर -2, तो कितना आ जाएगा, 7। इसी तरीके से अब जब a स्क्वायर प्लस 1 a स्क्वायर से a की पावर 4 प्लस 1 a की पावर 4 पे जाना है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, ये जो ऊपर आपके पास आया इसका स्क्वायर करके -2 कर दो, दैट मीन 7 का स्क्वायर 49 -2, दैट इज 47। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 47। राखी परचेज्ड ए बास्केट, ए वॉलेट एंड ए बेल्ट, शी गॉट डिस्काउंट्स ऑफ 5, 8 एंड 10 ऑन द बास्केट, वॉलेट एंड बेल्ट ऑन देयर रेस्पेक्टिव मार्क प्राइस ऑफ 80, 150 एंड 350। हाउ मच अमाउंट डिड शी पे इन टोटल। तो देखिए 80 रुपए पे 5% का डिस्काउंट मिला, 150 रुपए पे 8% का डिस्काउंट मिला, और 350 रुपए पे 10% का डिस्काउंट मिला। तो डिस्काउंट मिलने के बाद जो वैल्यू रह गई वो ही एक तरीके से उसको पे करना है।
तो 5% का अगर डिस्काउंट मिलता है 80 रुपए पे, तो उसको कितने रुपए में चीज पड़ी? 95% ऑफ 80, क्योंकि 5% का डिस्काउंट दिया गया है। इसी तरीके से अगर 8% का डिस्काउंट है तो वैल्यू निकल के जो आएगी वो कितनी आएगी? 92%, 92% ऑफ 150 प्लस। इसी तरीके से अगर 10% का डिस्काउंट है तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी? 90%, 90% ऑफ 350। तो चलिए इनको अपन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इनको नॉर्मल तरीके से भी अगर अपन करना चाहें तो कर सकते हैं। 2 से काट लीजिए 5 बार में, 4 बार में, 5 से 19 बार में, 19 इंटू 4 दैट इज 76 प्लस, फिर ये 50 से 3 बार में, ये 2 बार में, और 2 का कितनी बार में हो गया? 46 बार में। 46 इंटू 3 मतलब 132 प्लस, ये कैंसिल आउट हो ही जाएंगे जीरो से, तो 35 इंटू 9 315। तो कितना हो गया? 6 और 2 8, और 8 और 5 13, सॉरी 132 नहीं, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, 138 है ना, हाँ 138। तो 8 और 6 14 और 5 19, 1 कैरी चला गया, तो 8 और 3 11, 11 और 1 12, 1 कैरी चला गया, तो 4 और 1 और 1 5, दैट मीन्स 529, ऑप्शन नंबर सी। The speed of a boat in standing water is 6 km per hour and the speed of the stream is 2.5 km per hour. जब कभी भी स्पीड ऑफ द बोट दी जाती है स्टैंडिंग वाटर में तो उसको अपन हमेशा S1 लेके चलते हैं। तो S1 की वैल्यू अपन को 6 दे दी, और स्ट्रीम की अगर स्पीड की बात करते हैं तो उसको अपन S2 मानते हैं, S2 अपन को 2.5 दे दी। A man rose to a place at a distance of 59.5 km and comes back to the starting point. The total time taken by him. देखिए 59.5 किलोमीटर पे कहीं वो गया और वापस उतना ही डिस्टेंस लौट के आया। तो मान लो अगर मैं कि वो जाते वक्त डाउन स्ट्रीम पे गया होगा तो इतना पक्का है कि वो आते वक्त अप स्ट्रीम पे ही आया होगा, क्योंकि अगर वो जाते वक्त जिस दिशा में नदी जा रही है उस दिशा में गया होगा तो आते वक्त उसको नदी की विपरीत धारा में ही आना पड़ा होगा। तो डाउन स्ट्रीम जब अपन मानते हैं तो उसकी रिलेटिव स्पीड अपन मानते हैं S1 प्लस S2, और अप स्ट्रीम की रिलेटिव स्पीड होती है S1 माइनस S2। कोई मुझसे बोले कि भैया डाउन स्ट्रीम ही क्यों माना आपने, हो सकता है वो अप स्ट्रीम पे गया हो, अगर आप चाहो तो वो भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो गया अप स्ट्रीम पे होगा तो इतना पक्का है कि वो आया डाउन स्ट्रीम पे होगा। दैट मीन्स कि दोनों में से एक बार उसको या तो अप स्ट्रीम पे जाना है तो डाउन स्ट्रीम पे आना है, और अगर डाउन स्ट्रीम पे जाना है तो अप स्ट्रीम पे आना है। तो कुछ भी मानो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं बोल सकता हूं कि भैया टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 59.5 किलोमीटर, और स्पीड कितनी? डाउन स्ट्रीम में स्पीड हो जाती है S1 प्लस S2, दैट मीन्स 6 प्लस 2.5 दैट इज 8.5 प्लस। इसी तरीके से अप स्ट्रीम में 59.5 किलोमीटर ही वो वापस आया, कितने की स्पीड से? अप स्ट्रीम में स्पीड हो जाती है S1 माइनस S2, मतलब 6 माइनस 2.5 मतलब 3.5। तो इसको अपन सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो डिसिमल हटा देता हूं। 5 से 17 बार में, 5 से कितनी बार में हो जाएगा? 1 1 9, 5 से ये 7 बार में, और 5 से सेम ये 1 1 9। 17 का 7 बार में होता है और 7 का 17 बार में होता है, दैट मीन 17 प्लस 7 दैट इज इक्वल टू 24 आवर्स। तो टोटल जो है उसको आने जाने में 24 घंटे लगे। अब भले ही वो पहले अप स्ट्रीम से गया हो या पहले डाउन स्ट्रीम से गया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज यूज्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स? मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स की जब बात की जाती है तो उसमें बॉयज प्लस गर्ल्स दोनों आ जाते हैं। दैट मीन्स अपन से पूछ रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कौन सा ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहां पे अपन को 4 तरह के ट्रांसपोर्ट दे रखे हैं, स्कूल बस, बाईसाइकिल, वॉकिंग और अदर व्हीकल। तो यहां पे अपन को कुछ नहीं करना है, इनका टोटल देखना है। सबको सोल्व करने की आपको कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो स्कूल बस और वॉकिंग का जो टोटल आएगा वो काफी कम आएगा बाईसाइकिल और अदर व्हीकल के मुकाबले। बस बाईसाइकिल और अदर व्हीकल को देख लेते हैं। तो 8 और 9 17 के साथ एक कैरी चला गया, दैट इज 470, और ये कितना हो गया? ये हो गया 450। तो यहां पे मैं देख सकता हूं मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो बाईसाइकिल को इस्तेमाल कर रहे हैं। A dealer sells his good at 10% loss on the cost price but uses 25% less weight. What is his profit percentage? तो यहां पे अपन हमेशा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के रेशियो निकालते हैं।
जब कभी भी आपको डिसहोनेस्ट डीलर का केस दिया जाए, एक बेईमान दुकानदार का क्वेश्चन अगर आए, तो हमेशा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालिए। 10% का लॉस बोल रहा है वो ऐसा बोल रहा है कि भैया मैं 10% के लॉस पे सामान को बेच रहा हूं, लेकिन असलियत तो ये नहीं है। असलियत अभी अपन बताएंगे कि असलियत क्या है। लेकिन जो दुकानदार बोल रहा है उसके हिसाब से अगर अपन माने, तो वो 100 रुपए की चीज को 90 रुपए में बेच रहा है, वो ऐसा क्लेम करता है। ठीक है, लेकिन 25% लेस वेट भी इस्तेमाल करता है। बेईमानी कहां है, 25% कम वेट वो इस्तेमाल कर रहा है। दैट मीन्स कि अगर दुकानदार ग्राहक को 100 ग्राम का सामान बोल के चीज बेच रहा है, तो असलियत में वो सामान कितना है, 75 ग्राम। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि उसको कॉस्ट प्राइस 75 ग्राम का पड़ रहा है, लेकिन ग्राहक से वो सेलिंग प्राइस कितने का ले रहा है, 100 ग्राम का ले रहा है। तो यहां पे अपन कंबाइंड रेशियो इनका निकालते हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं और बीच में इनका रेशियो का ही साइन है, तो आप इधर से उधर कैंसिल आउट कर सकते हो। दैट मीन्स ये 100 से 100 कैंसिल आउट कर सकता हूं, 15 का 5 बार में, 15 का 6 बार में, तो 5:6 का रेशियो हो गया। दैट मीन्स कि 5 रुपए की चीज 6 रुपए में बेच रहे हैं, तो 1 रुपए का प्रॉफिट है 5 रुपए पे, दैट इज इक्वल टू 20%। तो असलियत में उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है। वो क्लेम क्या कर रहा है कि उसको 10% का लॉस है, लेकिन 10% का लॉस नहीं हो रहा, असलियत में उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि वो लेस वेट इस्तेमाल कर रहा है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर हुज वॉल्यूम इज 256/3 पाई। तो चलिए यहां पे वॉल्यूम अपन को दे रखा है। वॉल्यूम जो होता है स्फीयर का वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ये इक्वल टू दे दिया 256/3 पाई। पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 का ये कितनी बार में हो गया, तो 4 का ये 64 बार में हो गया। आर क्यूब इक्वल टू 64, दैट मीन आर कितना आ गया, 4, क्योंकि 64 जो होता है वो 4 क्यूब होता है, तो रेडियस आ जाएगी 4 के बराबर। टोटल सरफेस एरिया अपन से पूछ रहा है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर इज 4 का स्क्वायर, दैट मीन्स 16 चौको 64 पाई, तो 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। द फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 1/5%। जब कभी भी परसेंटेज है तो उसको फ्रैक्शन में चेंज करना बहुत आसान होता है। परसेंटेज हटा के 1/100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 1/5 और परसेंटेज की जगह 1/100 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ गया ये 1/500। तो फ्रैक्शन में चेंज करना परसेंटेज को बहुत आसान काम है और आपको पक्के तौर पे आना चाहिए, क्योंकि अलग से क्वेश्चन तो बहुत कम पूछे जाते हैं। ये तो मुश्किल से ही कभी इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, लेकिन जब कभी भी आप क्वेश्चंस करेंगे परसेंटेज या फ्रैक्शन से रिलेटेड, तो उनमें ये चीज काफी ज्यादा काम आती है। सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस या फिर सिंपल इंटरेस्ट, इन सब में भी ये चीजें बहुत ज्यादा काम आती है। तो इसलिए परसेंटेज को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना एक मस्ट एसेंशियल चीज है कोई भी टॉपिक को अच्छा करने के लिए जिसमें परसेंटेज और फ्रैक्शन इन्वॉल्व होते हैं। In what proportion should a grocer mix wheat at 12 per kg and 25 per kg so as to make a mixture of worth 20 per kg? देखिए 12 रुपए प्रति किलो और 25 रुपए प्रति किलो को किस रेशियो में मिलाया जाए कि जो मिक्सचर आए वो 20 रुपए प्रति किलो बन जाए। तो इस तरीके के सवाल को मिक्सचर एंड एलिगेशन के कंसेप्ट से करें। यहां पे इस तरीके से आप चाहे तो एरो बना सकते हैं, जिस डायरेक्शन में एरो होते हैं उसी डायरेक्शन में अपन को सब्ट्रैक्ट करके लिखना होता है। तो यहां पे आप देखिए ये जो एरो जा रहा है ये 25-20 से इधर की साइड जा रहा है, तो 25 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचता है, 5 बचता है। तो अब ये जो 5 है मेरे को इसी डायरेक्शन में लिखना है। इसी तरीके से 20 में से 12 घटाता हूं तो कितना बचता है, 8 बचता है। तो अब ये जो 8 है मेरे को इसी डायरेक्शन में लिखना है। इसका मतलब जो 12 रुपए और 25 रुपए वाले गेहूं होंगे वो 5:8 के रेशियो में लेने पड़ेंगे। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए। इन ट्राइंगल एबीसी है एक, चलिए बना लेते हैं। यहां पे एंगल भी अपन को 90 दे रखा है और ए बी इस टू बी सी 1:2 दे रखा है। अगर ए बी इस टू बी सी 1:2 दे रखा है तो सीधी सी तरीके से अच्छा क्या है कि ए बी सीधा में 1 मान लू और बी सी सीधा में 2 मान लू। यहां पे देखो रेशियो मेंटेन रहना चाहिए। आप जरूरी नहीं है कि 1:2 ही लो, कुछ और भी ले सकते हो, 2:4 भी ले सकते हो, 3:6 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मेन बात यह है कि रेशियो जो है वो 1:2 ही होना चाहिए। तो यहां पे
रेशियो मेंटेन रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, सीधा 1 और 2 ही मान लो, कोई टेंशन ही नहीं। अब यहां पे अपन पाइथागोरस थ्योरम लगा के एसी निकाल सकते हैं। एसी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर दैट इज 5। तो स्क्वायर रूट में क्या आ जाएगा 5। अब कोस ए अपन से पूछ रहा है, कोस ए अगर पूछ रहा है तो ए ये है, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस और परपेंडिकुलर ये हमेशा एंगल के ऊपर डिपेंड करते हैं। हाइपोटेनियस हमेशा फिक्स होती है 90 डिग्री के सामने वाली, लेकिन बेस और परपेंडिकुलर जो है वो एंगल के हिसाब से होते हैं। अगर मैं एंगल ए के लिए बात करूं तो उसका बेस 1 है और उसका परपेंडिकुलर जो है वो 2 है। इसी तरीके से अगर मैं एंगल सी के लिए बात करूं तो उसका बेस 2 है और उसका जो परपेंडिकुलर है वो 1 है। तो अगर अपन कोस ए की बात कर रहे हैं तो उसके लिए बेस क्या लेंगे 1 लेंगे और हाइपोटेनियस तो सेम रहती है हमेशा दैट इज रूट 5 प्लस टेन सी। टेन क्या होता है, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब जब टेन सी की बात कर रहा हूं तो इसके लिए जो परपेंडिकुलर है वो 1 है और बेस क्या है 2। तो परपेंडिकुलर हमेशा एंगल के सामने वाली साइड होती है और बेस हमेशा एंगल से लग के जो साइड होती है वो होती है। हाइपोटेनियस फिक्स होता है 90 डिग्री के सामने वाला। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 2 प्लस रूट 5 बाई 2 रूट 5। तो ऑप्शन नंबर सी। If the radius of a hemispherical balloon increases from 4 to 7 as air is pumped into it, find the ratio of surface area to the new balloon to its original। चलिए ठीक है, देखिए 4 से 7 जो है अपनी रेडियस बढ़ गई, तो मैं बोल सकता हूं अगर मैं सरफेस एरिया निकालना भी चाहूं तो वैसे कोई जरूरत नहीं होती क्योंकि अपन रेशियो निकालने के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर आप निकालना चाहें तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, पहले वाले का सरफेस एरिया, हेमिस्फेयर का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो 3 इंटू पाई इंटू रेडियस कितनी 4, 4 का स्क्वायर दैट इज 3 पाई इंटू 16। इसी तरीके से 7 सेंटीमीटर मतलब नए वाले बलून का क्या हो जाएगा सरफेस एरिया 3 इंटू पाई इंटू 7 का स्क्वायर दैट इज 3 पाई इंटू 49। तो अब जब यहां पे मैं रेशियो लूंगा न्यू बलून दैट इज 3 पाई इंटू 49 का ओरिजिनल के साथ दैट इज 3 पाई इंटू 16, तो क्या आ जाएगा अपने पास 3 पाई से 3 पाई कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया 49 रेशियो 16। तो देखिए यहां पे यही चीज मैं बताने वाला था कि कोई जरूरत नहीं है आपको पूरा सरफेस एरिया निकालने से। अपन जानते हैं कि जो सरफेस एरिया होता है वो हमेशा आर स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि 3 पाई 2 पाई ये सब कांस्टेंट है। तो जब कभी भी रेशियो की बात की जाती है तो उसमें कांस्टेंट का कोई रोल नहीं होता, वो कैंसिल आउट हो जाता है। दैट मीन्स जब अगर मेरे को रेशियो निकालना है तो मैं सीधा सीधा रेडियस स्क्वायर का रेशियो निकाल लूंगा। 7 सेंटीमीटर का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो 49 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर करूंगा तो 16 हो जाएगा। तो 49:16 अपना आंसर आ जाएगा। चलिए यहां पे फिर से एक टेबल दे रखा है। इस वाले पेपर में टेबल के ऊपर ज्यादा सवाल है, पाई चार्ट के ऊपर कम है, टेबल के ऊपर बहुत ज्यादा है। लेकिन ऐसा कोई जरूर नहीं, पिछले वाले पेपर अगर आपने देखे होंगे तो उनमें पाई चार्ट बार ग्राफ के ऊपर ज्यादा सवाल है, टेबल के ऊपर कम है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इन स्कूल बी, स्कूल बी ये है, इसमें जो गर्ल्स है वो 846 है। तो परसेंटेज अगर अपन को निकालनी तो परसेंटेज अपन कह सकते हैं कि भैया नंबर ऑफ गर्ल्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई बाय 100%। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी 846, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने 1880 मल्टीप्लाई बाय 100%। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो जो यहां पे अपन कर सकते हैं 2 से कैंसिल आउट कर देते हैं 94, 2 से 423 डायरेक्ट ही कर देते हैं 94 का जो भी होगा। सबसे पहले तो 4 बार में जाएगा मेरे हिसाब से। तो 94 का 4 बार में कितना होता है 360 प्लस 16 दैट इज इक्वल टू 376। तो 423 में से अगर 376 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 13 में से 6 गया तो 7 बच गया और इसी तरीके से 41 में 37 गया 4, 47 आता है। दैट मीन्स कि डिसमल लगा के एक जीरो लगाया तो 470 और 94 का 5 बार में जो होता है वो होता है 470, हाँ एकदम 470 होता है। चलिए तो ये पूरा पूरा चला गया एक तरीके से। तो 4.5 इंटू 10 मतलब 45, तो 45% हो जाएगा परसेंटेज ऑफ गर्ल्स। द स्क्वायर रूट ऑफ, इसकी स्क्वायर रूट अपन को फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो अपन को जो भी नंबर है उनको ऐसे ही लिख लेते हैं 1/4 इंटू 1/9 इंटू 1/25 इंटू 1/49। अब ये जो आखिरी वाला ये डिवाइड है
तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए अपन पीछे वाले का रेसिप्रोकल ले लेते हैं, दैट इज 36 बटा 121 का अगर मैं रेसिप्रोकल लूंगा तो क्या हो जाएगा 121 बटा 36। इस पूरे का अपन को लेना है स्क्वायर रूट। 1/4 अगर स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 1/2 बन जाएगा, 1/9 जो है वो 1/3 बन जाएगा, 1/25 1/5 बन जाएगा, और 1/49 1/7 बन जाएगा। 121 होता है 11 का, तो ये 11/6 बन जाएगा। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, ऊपर तो केवल 11 आ जाएगा और नीचे ऑप्शन में अगर मैं देखूं तो सब में 1260 है, डेट में से ये नीचे जो है वो 1260 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी 11/1260। सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई करना है। इस क्वेश्चन को अपन बोर्ड मास से कर सकते हैं, जहां पे बी का मतलब होता है ब्रैकेट, तो ब्रैकेट में भी सबसे अंदर वाला ब्रैकेट। यहां पे अगर आप देखेंगे तो 3 तरह के ब्रैकेट आपको दिखेंगे। एक तो ये है करली ब्रैकेट, इसके अंदर है पेरेंथेसिस, और इसके अंदर ये बार ब्रैकेट। ये बार नहीं है, मतलब जैसे अपन 2.3 बार लिखते हैं तो उसको 2.33333 इस तरीके से लिख देते हैं, ये आपने देखा होगा रेशनल नंबर के केस में। तो ये वो वाला बार नहीं है, ये बार का मतलब भी ब्रैकेट ही होता है, बस ब्रैकेट को एक तरीके से दिखाने का एक तरीका है। दैट मीन्स कि सबसे पहले जो मुझे करना है वो ये अंदर वाला ब्रैकेट करना है, सबसे अंदर वाला जो कि क्या है 2 1/3 माइनस 1/3। 2 1/3 को अगर मैं कन्वर्ट करूं तो क्या लिख सकता हूं 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 1 7, 7/3 माइनस 1/3 दैट इज इक्वल टू 2, 6/3 इक्वल टू 2। अब ये है 3 1/3 डिवाइडेड 2। 3 1/3 को अगर आप कन्वर्ट करोगे तो क्या लिखेगा 3 3 जा 9, 9 प्लस 1 10, 10/3 डिवाइडेड 2। तो डिवाइड की जगह अगर मैं मल्टीप्लाई लिखूंगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 का रेसिप्रोकल 1/2, तो 2 से 5 बार में दैट इज इक्वल टू 5/3। तो ये जो पूरा ब्रैकेट है इसकी वैल्यू आ गई 5/3। अब यहां पे आगे 4 1/3 है, 4 3 12 और 1 13, 13/3 प्लस 5/3 कितना हो जाएगा 13 और 5 18, 18/3, 5 3 15 और 1 16, 16/3, और उसमें से माइनस करेंगे इसको अपन 18/3 को, तो कितना आ जाएगा -2/3। ऑप्शन नंबर ए। तो एक आसान सा क्वेश्चन है, बोर्ड मास से आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बस चीजों को आपको ध्यान रखना है कि बोर्ड मास जो है वो किस तरीके से काम करता है। फिर से एक और टेबल अपन को दे रखी है, विच टाइप ऑफ बैटरी हैड द हाईएस्ट टोटल सेल्स ओवर द लास्ट 7 ईयर्स। तो ये 7 ईयर्स अपन को दे रखे 92 से लेके 92 से लेके 98, तो वही 7 साल हो गए, ठीक है। तो ये टोटल 7 ईयर्स अपन को दे रखे हैं और 5 तरह की बैटरी दे रखी है, तो अपन को बताना है कि कौन सी बैटरी ने सबसे ज्यादा सेल्स करी है टोटल 7 सालों में मिला के। यहाँ पे ये जो टोटल दे रखा है ये किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये ईयर वाइज टोटल है, मतलब ये पांचों बैटरी का 1992 में टोटल है, सेम तरीके से 93 में 94 में टोटल है, तो इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि ये ईयर का टोटल है, अपन को बैटरी का टोटल निकालना है। तो यहां पे सबसे पहले तो 4 ऑप्शन है, 4 32 55 35, इसका मतलब ये 7 एच ये तो हो ही नहीं सकता, तो इसको तो चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब अपन को क्या करना है, इन चारों का एडिशन करना है, और जो सबसे बड़ा नंबर होगा वही अपना आंसर होगा। लेकिन 1 मिनट आप थोड़ा रुकिए, ध्यान से अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे तो क्वेश्चन को देखने पे जैसे मैं 4AH की बात करूं तो इसमें जो 100 प्लस के टर्म है वो 3 टर्म है, 32AH की बात करूं तो इसमें 100 प्लस के टोटल 6 टर्म है, ठीक है। और 35AH की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें 100 प्लस के कितने टर्म है, तो इसमें 100 प्लस के 3 टर्म है। और अगर 55AH की बात करूं तो इसमें 100 प्लस के 5 टर्म है। तो साफ साफ अपन ऐसे भी देख के बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो टोटल होगा वो 32AH का ही होगा, तो यही अपना यहां पे आंसर हो जाएगा। तो इसलिए सबको अलग अलग सम करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो नंबर्स है वो काफी अंतर है, बहुत ज्यादा दूर दूर है। 32AH के नंबर ऐसे ही बहुत ज्यादा बड़े दिख रहे हैं, तो उनका टोटल भी ज्यादा ही होगा, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। चलिए, A and B undertake a project worth 36,000. A alone can do the work in 25 days. A जो है वो अकेला किसी काम को 25 दिन में कर देता है। They work together for 5 days. वो 5 दिन तक साथ काम करते हैं। For the next 5 days B worked alone. After that A substituted B and completed the remaining work in 5 days. चलिए, तो यहां पे देखिए अपन को B के बारे में ये नहीं बताया गया कि B कितने दिन में काम खत्म करता है, तो अपन करेंगे क्या, अपन
क्या करते हैं कि ए की एफिशिएंसी को मैं 1 मान लेता हूं। ए की एफिशिएंसी 1 है और वो 25 दिन में काम खत्म करता है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा यहां पे? टोटल वर्क इक्वल टू अपन जानते हैं नंबर ऑफ डेज इंटू एफिशिएंसी। नंबर ऑफ डेज 25 है, एफिशिएंसी 1 है, तो टोटल वर्क भी यहां पे 25 आ गया। 25 इंटू 1 25। और जो बी की एफिशिएंसी है उसको मैं एक्स मान लेता हूं। तो अब देखिए हुआ क्या, दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज, 5 दिन उनने साथ में मिलकर काम किया। तो जब साथ में मिलकर काम करेंगे तो एफिशिएंसी ऐड होगी। दैट मींस कि 5 दिन उनने 1 प्लस एक्स की एफिशिएंसी से काम किया। हर दिन 1 प्लस एक्स काम किया और कितने दिन तक काम किया? 5 दिन तक काम किया। फॉर द नेक्स्ट 5 डेज बी वर्क अलोन, अगले 5 दिन केवल बी ने अकेले काम किया। कितने की एफिशिएंसी से? एक्स की एफिशिएंसी से। तो कितना काम किया होगा? एक्स इंटू 5 प्लस। फिर ए जो है वो बी की जगह आ गया और उसने बाकी बचे हुए काम को 5 दिन में खत्म कर दिया। दैट मीन्स कि अब ए ने कितनी एफिशिएंसी से काम किया? एक की एफिशिएंसी से काम किया। और कितने दिन तक काम किया? 5 दिन तक। काम पूरा खत्म हो गया। और ये पूरा काम कितना है? ये पूरा काम है 25 के बराबर, जो कि अपन पहले ही मान चुके हैं। तो यहां से मैं एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूं। कितना हो जाएगा ये? 10x प्लस 10 इक्वल टू 25। दैट मीन्स एक्स कितना आ गया यहां से? 25 माइनस 10 15, 15/10 1.5। तो एक्स की वैल्यू आ गई 1.5। तो एक्स की एफिशिएंसी हो गई 1.5 की। अब यहां पे अपन को शेयर ऑफ ए निकालना है अर्निंग्स में। जो अर्निंग होती है वो वर्क के हिसाब से डिपेंड करती है। मतलब ए ने जितना काम किया टोटल और बी ने जितना टोटल काम किया, उसके हिसाब से उनके बीच में पैसा बटेगा। अगर किसी ने ज्यादा काम किया तो उसको ज्यादा पैसा मिलेगा और किसी ने कम काम किया तो उसको कम पैसा मिलेगा। तो देखो यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों ने बराबर बराबर दिन काम किया है, क्योंकि ए जो है उसने भी 10 दिन काम किया और बी ने भी 10 दिन काम किया। दोनों ने साथ में मिलकर 5 दिन काम किया और अकेले अकेले भी 5-5 दिन काम किया। तो मैं बोल सकता हूं कि नंबर ऑफ डेज तो दोनों ने बराबर किए 10-10 दिन। तो अब यहां पे जो इनकी अर्निंग है ये किसके ऊपर डिपेंड करेगी? ये इनकी एफिशिएंसी के ऊपर डिपेंड करेगी। ये इनकी एफिशिएंसी क्या है? 1 और 1.5 की। तो इनके बीच जो अर्निंग बटेगी वो 1:1.5 के रेशियो में डिवाइड होगी। 1.5 मतलब 3/2। दैट मीन्स 2:3। तो 2:3 के रेशियो में इनकी अर्निंग्स जो है वो डिवाइड होगी। टोटल अर्निंग है 36,000। 2 + 3 5, 5 की वैल्यू 36,000। ए की अर्निंग अपन को फाइंड आउट करनी है। ए की अर्निंग कितनी है? 2 यूनिट। तो 5 से कितनी बार में कट जाएगा? 5 से सबसे पहले तो कितनी बार में हो जाता है? 5 का 7 बार में 35, 2 बार में 7200। 7200 इंटू 2 मतलब कितना हो गया? 14,400। दैट मीन्स ए की जो अर्निंग है वो 14,400 रुपीज है। फिर से एक बोर्ड मास का सवाल। चलिए बोर्ड मास से करेंगे। अब थोड़ा बड़ा है सवाल, पिछले वाला तो छोटा सा था। तो यहां पे जब बड़ा सवाल हो तो थोड़ा संभल के कीजिए, क्योंकि अगर आपने एक गलती भी कहीं पे कर दी तो आपका पूरा सवाल गलत हो जाएगा। फिर बाद में आप भले कितना भी करते रहिए और पता भी नहीं चल पाएगा गलती करी कहां आपने। इस वजह से जब कभी भी इस तरीके एक सवाल करें तो बहुत संभल के करें, क्योंकि थोड़ी सी भी गलती आपके आगे की सारी स्टेप्स को खराब कर सकती है। तो बोर्ड मास सबसे पहले यही बोलता है कि ब्रैकेट में चलो। ब्रैकेट में भी सबसे अंदर वाला ब्रैकेट, और सबसे अंदर वाला ब्रैकेट जो मुझे यहां पे दिख रहा है वो ये वाला दिख रहा है। तो चलिए सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। ये कितना हो गया? 2 इंटू 1 2 प्लस 1 दैट मीन्स 3/2 मल्टीप्लाई 3 3 और 1 10/3 डिवाइडेड 3 इंटू 1 3 3 प्लस 1 4/3। तो डिवाइड को अगर मैं मल्टीप्लाई में चेंज करना चाहूं तो क्या करता हूं? पीछे वाले का रेसिप्रोकल करते हैं। दैट मीन्स कि ये कितना हो जाएगा? 3/4। अब यहां पे सबसे पहले तो अपन कैंसिल आउट कर सकते हैं 2 से 5 बार में। तो ये कितना आ गया? 5 थी 15/4। ठीक है, चलिए इसके आगे एक हाफ है। तो यहां पे अगर कोई भी साइन नहीं है तो डायरेक्ट इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे। हाफ इंटू 15/4 करेंगे इसको। दैट मीन्स कुछ इस तरीके से ये। तो ये कितना हो जाएगा? 15/8। अब इस पूरे की वैल्यू मेरे को आ गई 15/8। 1/4 डिवाइडेड 1/4 का मतलब कितना हो गया? 5/4। और 5/4 डिवाइड अगर कर रहे हैं तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करके अपन इसको रेसिप्रोकल कर सकते हैं। दैट मीन्स 8/15। तो 5 से 3 बार में और 4 से 2 बार में। तो इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई? 2/3। फिर से इसके आगे डिवाइड है और उसके आगे 4 3 12 और 3 15/4 है। तो 15/4 और डिवाइड करेंगे तो
मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल कर सकते हैं, दैट मीन्स 3/2। तो यहां पे कुछ भी नहीं कटेगा, 15 3 45/8। अब इसके आगे माइनस साइन है और उसके आगे है 5 इंटू 1 5 और 2 7/5, तो 7/5 माइनस 45/8, तो कितना हो जाएगा 8 पंजे 40, 5 का 8 बार में 8 7 जो 56, माइनस 8 का 5 बार में 45 इंटू 5 225, तो 56 माइनस 225 अगर अपन करते हैं तो 169 आ जाता है माइनस में, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, तो ऑप्शन नंबर ए -169/40। तो इस तरीके के सवाल को बहुत सावधानी से करना होता है, क्योंकि अगर बीच में कहीं छोटी सी भी गलती आपने कर दी तो आगे का सारा आंसर आपका गलत हो जाएगा। लेट द एचसीएफ ऑफ m and n be a and let n equal to ab. LCM of m and n is given by, देखिए m और n का एचसीएफ a है, तो अपन जानते हैं कि अगर कोई भी नंबर है और उनका जो एचसीएफ होता है वो हमेशा उसका मल्टीपल होता है। n इक्वल टू तो ए भी अपन को दे ही रखा है, तो यहां पे मैं n की जगह तो ए भी डाल ही सकता हूं और m की जगह भी मैं a का मल्टीपल लिख सकता हूं, दैट मीन्स ax लिख देता हूं। क्यों लिख सकता हूं? क्योंकि m और n का एचसीएफ a है, तो इतना पक्का है कि m और n में a छुपा हुआ है। जैसे कि अगर आप बात करते हो कि भैया 6 और 8 इसका एचसीएफ बताओ, तो इसका एचसीएफ क्या आएगा? इसका एचसीएफ 2 आएगा। क्यों आया? क्योंकि जो 6 है मैं उसको 2 इंटू 3 लिख सकता था और 8 को मैं 2 इंटू 4 लिख सकता था, जो इनके बीच में कॉमन था वो 2 था। दैट मीन्स कि मैं m को ax लिख सकता हूं। अब यहां पे x कुछ अलग है मल्टीप्लाई में, कोई दिक्कत नहीं है, अलग वेरिएबल है, उसको अपन ने ले लिया, तो m को अपन ax लिख सकते हैं और n तो इक्वल टू a भी अपन को दे ही रखा है। एलसीएम ऑफ m एंड n अपन से पूछ रहा है, तो इनका अगर आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या हो जाता है? इनका एलसीएम क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहां पे आप देख सकते हो सबसे पहले तो a दोनों में कॉमन है तो a आ जाएगा, और साथ में जो कॉमन नहीं है x कॉमन नहीं है तो x, और b कॉमन नहीं है तो b, ये आ जाएगा। ax को अपन ने m लिया था तो ये क्या हो जाएगा? m इंटू b, ऑप्शन नंबर सी। When A alone does a piece of work, he takes 25 days more than the time taken by A and B to do the work together. On the other hand, B alone takes 16 days more than the time taken by A and B to do the work together. How many days will A and B working together take to do the work? तो देखिए इस तरीके सवाल में अपन एक फॉर्मूला जानते हैं कि एक दिन का काम अपन हमेशा इक्वल कर सकते हैं। जैसे कि A ने एक दिन में जितना काम किया और B ने एक दिन में जितना काम किया, ये इक्वल होएगा इन दोनों के साथ में मिलके द्वारा किए गए काम के। तो 1/a का मतलब होता है a के द्वारा एक दिन में किया गया काम, और 1/b का मतलब होता है b के द्वारा एक दिन में किया गया काम, और a प्लस b का मतलब है 1/a प्लस b का मतलब है कि a प्लस b इन दोनों के द्वारा साथ में मिलके एक दिन का किया गया काम। तो ये हमेशा बराबर हो जाएगा, भले ही काम को अकेले अकेले करे या साथ में करे, काम हमेशा सेम रहेगा, काम में कोई चेंज नहीं होगा। अब यहां पे अपन से क्या बोल रहा है? ये जो ए और बी होते हैं ये अपने पास डेज होते हैं। अगर डेटा अपन को डेज में दे रखा है, मतलब काम अगर दिनों में खत्म होएगा तो फिर ए और बी डेज में होंगे, अगर काम घंटों में खत्म हो जाएगा तो ए और बी आवर्स में होंगे। तो यहां पे अपन से बोल रहा है कि जो ए है वो ए प्लस बी, ए और बी जो मिलके काम करते हैं उससे 25 दिन ज्यादा लेता है, और बी जो है ए और बी मिलके जितना काम करते हैं उससे 16 दिन ज्यादा लेता है। तो अगर मैं मानूं कि ए और बी मिलके x दिन में काम खत्म कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/x इक्वल टू, तो a कितना हो जाएगा? a जो है वो इन दोनों की तुलना में 25 दिन ज्यादा ले रहा है, दैट मीन्स x प्लस 25। इसी तरीके से b कितना हो जाएगा? x प्लस 16। इसको आप सोल्व कर लीजिए, यहां पे कितना हो जाएगा? 2x प्लस 41 इक्वल टू x के साथ मल्टीप्लाई भी हो जाएगा यहां पे, इक्वल टू यहां पे ये हो जाएगा x प्लस 25 इंटू x प्लस 16, दैट मीन्स 2x स्क्वायर प्लस 41x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 41x प्लस 400। तो यहां से 41x तो कैंसिल आउट हो गया, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो x स्क्वायर इक्वल टू 400, दैट मीन्स x इक्वल टू कितना आ गया? x इक्वल टू आ गया 20 के बराबर। तो अपन से पूछ क्या रहा है? हाउ मेनी डेज विल ए एंड बी वर्किंग टुगेदर टेक टू डू दी वर्क। तो ए और बी जो है मिलके x दिन में काम खत्म कर रहे थे और x की वैल्यू आ रही है 20,
तो यही अपन से पूछ रहा है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी 20। अभी सोल्ड ए हाउस टू भार्गव एट ए गेन ऑफ 10%। अभी ने घर को भार्गव को 10% के फायदे पे बेचा। मान लेते अभी ने ए रुपए में खरीदा था, तो अभी जब भार्गव को बेचेगा 10% के फायदे पे, तो भार्गव को कितने का घर पड़ेगा? अभी ने ए पे खरीदा और 10% के फायदे मतलब 110/100 पे बेचा। जितने पे खरीदा था उसकी तुलना में 110/100 पे बेचा, और यही जो है ये भार्गव के लिए कॉस्ट प्राइस हो गई, कॉस्ट प्राइस फॉर भार्गव। अब भार्गव ने चेतन को फिर से 20% के फायदे पे बेच दिया, तो एक तरीके से जो फायदा होता है वो कॉस्ट प्राइस पे होता है। दैट मीन्स कि इस पे 120% उसको फायदा हुआ, मतलब सॉरी 20% का फायदा हुआ, तो टोटल वैल्यू कितनी बन गई? 120%। अब ये जो है ये बन गई कॉस्ट प्राइस फॉर चेतन। इफ चेतन पेड 2,64,00,000 फॉर इट, देन एट व्हाट प्राइस मस्ट अभी है परचेस्ड इट। तो चेतन ने कितने पे किए? दैट मीन्स चेतन के लिए कॉस्ट प्राइस कितनी है? 2,64,00,000, और ये जो पूरी है ये चेतन के लिए कॉस्ट प्राइस है, तो ये इक्वल टू कितनी हो जाएगी? 2,64,00,000। और ये जो ए थी ये कॉस्ट प्राइस थी किसके लिए? फॉर अभी। तो अपन को अभी ने कितने में खरीदा, दैट मीन्स अभी के लिए कितनी कॉस्ट प्राइस पड़ी, यही पूछ रहा है। तो इसको अपन को ए की वैल्यू फाइंड आउट करके देनी है। चलिए कैंसिल आउट कर दीजिए सबसे पहले, तो जो कैंसिल आउट हो 11 से कट जाएगा, ये 11 से ये 2 बार में 4 बार में, फिर 12 से भी कट जाएगा, 12 का 2 लाख, सॉरी गलती से मैंने दोनों 100 कैंसिल आउट कर दिए है ना, ये एक ही 100 कैंसिल आउट होएगा। तो यहां पे अभी को कितने का पड़ा? 2 लाख इंटू 100, ये नीचे में एक 100 है, दैट मीन्स 2 करोड़। तो अभी ने जब खरीदा था घर तो कितने में खरीदा था? 2 करोड़ रुपए में। टू नंबर्स आर इन द रेशियो इफ देयर एचसीएफ इज 25, फाइंड द नंबर्स। जैसा कि मैंने बोला कि नंबर्स के अंदर हमेशा पहले से ही एचसीएफ छुपा होता है, और जब कभी भी नंबर रेशियो में हो तो नंबर्स को निकालना बहुत आसान होता है। डायरेक्ट आप एचसीएफ इंटू रेशियो कर दीजिए, मतलब 12 इंटू 25 और 7 इंटू 25, यही नंबर हो जाएंगे 300 और 175। क्योंकि रेशियो जो होता है उसमें अपन कुछ ना कुछ कैंसिल आउट करते हैं, और क्या कैंसिल आउट करते हैं? वो एक तरीके से एचसीएफ होता है, मतलब दोनों नंबर का जो कॉमन पार्ट होता है उसको अपन कैंसिल आउट कर देते हैं, और फर्दर अब उसको कैंसिल आउट नहीं कर सकते, इस वजह से अपन उसको ऐसे की ऐसे छोड़ देते हैं। लेकिन जो कैंसिल आउट होता है वो उन दोनों का कॉमन पार्ट होता है, जिसको अपन एचसीएफ बोलते हैं। तो एक तरीके से मैं बोल सकता हूं कि नंबर क्या क्या हो जाएंगे? 12 इंटू 25 और 7 इंटू 25। लेट सी बी ए सर्किल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर। चलिए एक सर्किल बना लिया यहां पे जिसका सेंटर ओ है और रेडियस 5 सेंटीमीटर है। लेट पी क्यू बी ए टेंजेंट टू द सर्किल एंड ए बी द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। तो चलिए कुछ इस तरीके से टेंजेंट बन रहा है पी और ये क्यू, और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी मतलब जहां पे ये सर्किल और टेंजेंट आपस में मिल रहे हैं वो पॉइंट को अपन ने ए नाम दिया है। लेट बी बी ए पॉइंट ऑन पी क्यू सच दैट द लेंथ ऑफ ए बी इज 12। मैं यहाँ पे बी पॉइंट मान लेता हूं, और जो ए बी है वो 12 सेंटीमीटर अपन को दे रखी है। इफ द लाइन ज्वाइनिंग ओ एंड बी इंटरसेक्ट द सर्किल एट आर, ये आर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, फाइंड द लेंथ ऑफ बी आर। बी आर की वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले तो मैं इसको इससे ज्वाइन कर सकता हूं। अपन जानते हैं कि जब कभी भी रेडियस टेंजेंट के साथ मिलती है तो उसके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो एक तरीके से ये कैसा ट्राइंगल हो गया? ये अपने पास एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। रेडियस अपन को दे रखी है 5। अगर रेडियस 5 है तो मैं बोल सकता हूं कि 5, 12, 13 का ट्रिपलेट होता है। दैट मीन्स ये ओबी पूरा कितना हो जाएगा? ये अपने पास 13 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। अपन से क्या पूछ रहा है? बी आर पूछ रहा है। ओ आर फिर से सेम रेडियस ही है 5 के बराबर, तो बी आर कितना हो जाएगा? बी आर इक्वल टू ओबी माइनस ओ आर, मतलब 13 माइनस 5 मतलब 8। एक आसान सा क्वेश्चन है, आसानी से आप इसको कर सकते हो। इफ x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, देन द वैल्यू ऑफ दिस। यहां पे अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 इसमें सेटिस्फाई कर रहा है।
क्योंकि 0 + 0 = 0 × 0, कोई दिक्कत नहीं, सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहां पर भी सेटिस्फाई करेगा। तो 0 + 0 = 0, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी। A company is manufacturing boxes of 3 types plastic, wood and glass. The ratio of the number of plastic, wood and glass boxes is 235. The difference between the number of wood and glass boxes is 144. If the number of plastic boxes is increased by 25%, then what will be the number of plastic boxes now? देखिए प्लास्टिक, वुड और ग्लास के बीच में रेशियो अपन को दे रखा है और डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वुड एंड ग्लास बॉक्स जो है वो 144 है। अगर रेशियो में मैं वुड और ग्लास बॉक्स की बात करूं तो वुड का जो रेशियो में नंबर है वो 3 है और ग्लास बॉक्स का क्या है 5 है। तो इनका अगर मैं डिफरेंस लूंगा तो 5 - 3 आएगा, दैट इज इक्वल टू 2। और ये 2 की वैल्यू मेरे को कितनी दे रखी है? ये 2 की वैल्यू मेरे को 144 दे रखी है। अपन से पूछ रहा है कि अगर प्लास्टिक बॉक्स को 25% बढ़ा दिया जाए तो प्लास्टिक बॉक्स की संख्या कितनी हो जाएगी। तो सबसे पहले तो प्लास्टिक बॉक्स ओरिजिनल कितने हैं? प्लास्टिक बॉक्स स्टार्टिंग में जो रेशियो में नंबर है वो 2 के बराबर है और 2 की वैल्यू कितनी आई? 144। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि प्लास्टिक बॉक्स 144 है। लेकिन 25% बढ़ा दिए गए, 25% बढ़ा दिए गए तो कितने हो गए? 125%, दैट इज 125/100। 25 से 5 बार में, 25 से 4 बार में, 4 से इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हो, 4 × 12, 4 का 6 बार में 24, 36 × 5 180। दैट मीन्स कि अब प्लास्टिक बॉक्स कितने हो गए? 180 के बराबर। एन इंस्पेक्टर इज 288 मीटर्स बिहाइंड ए थीफ। चलिए पुलिस और इंस्पेक्टर वाला ही क्वेश्चन है, सॉरी पुलिस और थीफ वाला। 288 मीटर का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। द इंस्पेक्टर रन्स 42 मीटर्स एंड द थीफ रन्स 30 मीटर्स इन ए मिनट। तो जो इंस्पेक्टर है पुलिस वाला उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 42 मीटर पर मिनट। और जो थीफ है उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 30 मीटर पर मिनट। इन हाउ मच टाइम विल द इंस्पेक्टर कैच द थीफ? कितने टाइम में इंस्पेक्टर चोर को पकड़ लेगा? तो देखिए होता क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आए तो इनमें एक कॉमन चीज फॉलो होती है। वो क्या होती है कि चोर यहां पे आगे जाके कहीं पकड़ा जाएगा। तो अब जो चोर है वो पकड़ा गया पुलिस वाले के द्वारा, तो पुलिस वाले ने चोर को भागते भागते ही पकड़ा होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि चोर आगे जाके रुक जाएगा और पुलिस वाले से बोलेगा कि भैया मुझे आके पकड़ लो, ऐसा कभी नहीं होगा। पुलिस वाले को चोर को भागते भागते ही पकड़ना पड़ेगा। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि पुलिस वाले ने इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आने में जितना समय लिया उतना ही समय चोर ने इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आने में लिया। दोनों के द्वारा समय बराबर लिया गया है। अगर समय टाइम बराबर होता है तो डिस्टेंस का रेशियो इक्वल टू स्पीड का रेशियो हो जाता है, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। अब अगर यहां पे टाइम बराबर हो गया तो जो डिस्टेंस का रेशियो है वो स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा। जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतना ही ज्यादा मतलब उसी हिसाब से डिस्टेंस होगा। तो यहां पे अगर मैं स्पीड का रेशियो लेना चाहूं 42 और 30 का, तो यहां पे ले सकते हैं अपन रेशियो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 6 से ये 7 बार में, 6 से ये 5 बार में, दैट मीन 7:5 का रेशियो हो गया। तो इसका मतलब यह है कि डिस्टेंस का रेशियो भी 7:5 का होगा। मतलब अगर पुलिस वाला 7 यूनिट भागेगा तो जो चोर है वो केवल 5 यूनिट भागेगा। इनके बीच में 2 का अंतर आपको दिख रहा होगा। 7 और 5 के बीच में 2 का अंतर है। वो 2 का अंतर क्यों है? क्योंकि पुलिस वाला चोर से 288 मीटर ज्यादा भागा, क्योंकि पुलिस वाला जो है वो चोर से 288 मीटर पीछे था। ये वाला जो डिस्टेंस है ये दोनों ने सेम कवर किया। पुलिस वाले ने कौन सा डिस्टेंस ज्यादा कवर किया? ये 288 मीटर। दैट्स वाई 2 यूनिट का फर्क है। तो मैं बोल सकता हूं 2 की वैल्यू कितनी आ गई? 288 मीटर। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 144 मीटर। अब अपन से पूछ रहा है कि भैया इंस्पेक्टर ने चोर को कितने टाइम में पकड़ लिया। तो टाइम निकालने के लिए अपन को क्या करना होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पुलिस वाले ने कितना डिस्टेंस कवर किया? तो पुलिस वाले ने 7 यूनिट कवर किया। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 144 है तो 7 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7 चौको 28, 2 कैरी चला गया, 3 कैरी चला गया, दैट मीन्स 1008 मीटर। इसका मतलब यह है कि पुलिस वाले ने टोटल 1008 मीटर भागा है। अब 1008 मीटर भागा है और पुलिस वाले की स्पीड है 42 मीटर प्रति मिनट। तो 1008 बटा
42 मीटर प्रति मिनट। तो यहां पे जो अपने पास टाइम आएगा ये मिनट में आएगा, मीटर से तो मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या रह जाएगा, मिनट रह जाएगा। तो इसको आप सोल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा ये, फालतू मल्टीप्लाई किया था वैसे, मल्टीप्लाई करने से अच्छा डायरेक्ट कर ले, चलो कोई बात नहीं। 42 का सबसे पहले तो दो बार में हो जाता है 84, कितना रह गया 16, 16 का मतलब 168, तो 42 का 4 बार में। दैट मीन्स कि 24 मिनट में पुलिस वाला चोर को पकड़ लेगा। इसका मतलब यह भी है कि पुलिस वाला 24 मिनट भागा है तो चोर भी 24 मिनट ही भागा है, क्योंकि टाइम दोनों के द्वारा बराबर लिया जाता है। तो आप इस क्वेश्चन को पुलिस वाले की डिस्टेंस अपॉन स्पीड की जगह चोर के द्वारा डिस्टेंस और स्पीड से भी निकाल सकते थे। दैट मीन्स चोर कितना भागा है, तो चोर 5 यूनिट भागा है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 144 है तो 5 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 5 इंटू 144, और चोर की स्पीड कितनी है 30 मीटर प्रति मिनट, तो उससे भी टाइम 24 मिनट ही निकल के आता। इफ साइन ए प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अगर साइन ए प्लस साइन स्क्वायर 1 है तो कोस की पावर 4 है प्लस कोस की पावर 6 है अपन से पूछ रहा है। सबसे पहले तो इसको अपन थोड़ा इस तरीके से लिख सकते हैं कि साइन ए इक्वल टू, ये साइन स्क्वायर ए को उधर ले गया मैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो साइन ए इक्वल टू कोस स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर होता है। अब इस तरीके के जो सवाल होते हैं इसमें कुछ अपन वैल्यू डाल के अगर सोल्व करना चाहे तो बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितने वैल्यू पे 1 होगा ये सोच पाना बड़ा मुश्किल काम है। एक तरीके से वो क्वाड्रेटिक बनेगी, फिर उससे आप ए की वैल्यू निकालें, उतना करने से कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा अपन यहां पे डायरेक्ट नॉर्मल तरीके से चलेंगे। सबसे पहले मैंने साइन ए इक्वल टू कोस स्क्वायर ए कर लिया। अब कोस की पावर 4 है, तो कोस की पावर 4 ए को मैं कोस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, प्लस कोस की पावर 6 है, इसको मैं कोस क्यूब ए का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, या फिर कोस स्क्वायर ए का होल क्यूब लिख सकता हूं। तो अब आप यहां पे देखिए कोस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर है, तो एक कोस स्क्वायर ए को तो मैं साइन ए डाल देता हूं और दूसरे कोस स्क्वायर ए को ऐसे ही रहने देता हूं। ये कोस स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर ए, एक कोस स्क्वायर ए को मैंने साइन ए डाल दिया, जो कि यहां पे अपन को आ गया था साइन ए इक्वल टू कोस स्क्वायर ए, और एक को मैंने ऐसे ही रहने दिया, और यहां पे मैंने कोस स्क्वायर ए की जगह साइन ए डाल दिया, तो साइन ए का होल क्यूब। यहां से मैं साइन ए कॉमन ले सकता हूं, तो साइन ए अगर कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 के बराबर होता है, तो ये पूरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन ए के बराबर। ऑप्शन नंबर बी, तो यही अपना यहां पे सही आंसर हो जाएगा। अब इस तरह के क्वेश्चंस में ए की वैल्यू सोचने में समय व्यर्थ करना एकदम बेवकूफी है, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है ए की वैल्यू सोच पाना, इसलिए डायरेक्ट इस तरीके से करें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए स्क्वायर बेस्ड राइट पिरामिड इज 1536 मीटर स्क्वायर, ऑफ विच 37.5% is the area of the base of the pyramid. What is the volume of this pyramid? चलिए सबसे पहले तो अगर मैं पिरामिड बनाना चाहूं जिसका जो बेस है वो स्क्वायर बेस है, तो वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अपन पिरामिड बना सकते हैं। अब यहां पे अपन को सबसे पहले तो बोला गया है कि जो टोटल सरफेस एरिया है वो 1536 है, और उसमें 37.5% जो है बेस का एरिया है। सबसे पहले तो अगर मैं इसका 37.5% निकालू तो 37.5% का मतलब क्या हो जाता है, 37.5 बटा 100। तो इसको अपन सोल्व कर सकते हैं, चाहे तो 25 से काट सकते हैं, 25 का 4 बार में, 25 का ये कितनी बार में हो जाएगा 1.5, और कितने का 1536 का, तो 4 से कितनी बार में हो गया, 4 3 12, 4 का 8 बार में 32, 4 का 4 बार में 16, तो 1.5 इंटू 384 मतलब 15 चौको 60, 6 कैरी चला गया, 15 का 8 बार में 120, 12 कैरी चला गया, 15 थी 45 और 12 57, 576। इसका मतलब ये जो बेस है जो कि स्क्वायर शेप का है उसका एरिया 576 है। अगर बेस की साइड को ए माना जाए तो बेस का एरिया क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर अगर 576 है तो ये 576 जो होता है वो 24 का स्क्वायर होता है। दैट मीन्स ए की वैल्यू कितनी आ गई, 24 आ गई। ए की वैल्यू अपन को मिल गई। अब वॉल्यूम अपन को फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम होता क्या है, वॉल्यूम इक्वल टू होता है 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ये होता है।
तो यहाँ पे एरिया ऑफ बेस तो अपन को पता है 24 स्क्वायर दैट इज 576 है। तो मेन काम यहाँ पे जो है वो है हाइट फाइंड आउट करना, क्योंकि यही मुश्किल है। अब हाइट कैसे निकाले इसकी? तो देखिए, जब कभी भी पिरामिड का सवाल आता है तो उसमें फॉर्मूलों पे ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि इसका बेस जो है वो बदलता रहता है। अगर बेस जो है ट्राइंगल हो गया तो फॉर्मूला बदल जाएगा, बेस अगर स्क्वायर हो गया तो फॉर्मूला बदल जाएगा। तो बेस के हिसाब से जो है फॉर्मूले बदलते रहते हैं। तो यहां पे अपन को सबसे पहले हाइट फाइंड आउट करनी है। दैट मीन्स ये जो है कुछ इस तरीके से हाइट मैंने बना ली, ये अपन को फाइंड आउट करनी है। अब यहां पे अपन को सबसे पहले जो है 1536 टोटल सरफेस एरिया दे रखा था, उसके अंदर 576 तो हो गया बेस का। दैट मीन्स ये चार ट्राइंगल जो बने उनका एरिया कितना होगा? तो 1536 माइनस 576 कितना हो गया? 6 में 6 गया 0, 13 में 7 गया 6, और 14 में 5 गया 9, 960। 960 हुआ चार ट्राइंगल का। तो एक ट्राइंगल का कितना हो गया? 4 से काट सकते हैं इसको। 4 का कितनी बार में हो जाता है? 240 बार में। दैट मीन्स कि हर ट्राइंगल का एरिया 240 हो गया। ये जो ट्राइंगल है इस पे मैं कुछ इस तरीके से एल्टीट्यूड खींच सकता हूं। यहां पे ये इस तरीके से एल्टीट्यूड खिंच जाता है, और ये जो बेस होता है इस बेस को ये हाफ पार्ट्स में ब्रेक करता है। दैट मीन्स ये 12 है तो ये भी 12 हो जाएगा। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि हाफ इंटू बेस दैट इज 24 इंटू स्लेंट हाइट इक्वल टू कितना? 240। क्योंकि ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया कितना ले लिया मैंने? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और हाइट जो है वो इस पूरे के लिए स्लेंट हाइट का काम करेगी। तो 2 से 12 बार में और 12 से 20 बार में, तो स्लेंट हाइट दैट इज एल की वैल्यू आ गई 20। यहां पे अगर मैं इसको इस तरीके से ज्वाइन करूं तो ये जो होगा, ये थोड़ा अच्छे से नहीं बना, चलो थोड़ा सही से बना लेते हैं इसको। तो ये कुछ इस तरीके से ज्वाइन हो जाता है। ये यहां पे 90 डिग्री ही होता है। अगर अब मैं इसको इसके साथ मिलाना चाहूं तो ये फिर से देखिए आप, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ये स्लेंट हाइट जो कि अपने पास 20 आ गई, और ये जो पार्ट है ये इस साइड का आधा हो जाएगा। 24 का आधा कितना? 12। अगर ये 12 20 है तो एक ट्रिपलेट अपन को पता होती है, 12 16 और 20। दैट मीन्स ये हाइट कितनी हो जाएगी? 16 हो जाएगी। तो यहां से अब मैं वॉल्यूम निकाल सकता हूं, 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इज 576 इंटू हाइट कितनी? 16। 3 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट कर लीजिए। 3 से एक बार में, 9 बार में, 2 बार में, 16 दूनी 32 की 2, 3 कैरी चला गया। 16 का 9 बार में 144, 144 3 143, 14 कैरी चला गया। दैट मीन्स 3072, ऑप्शन नंबर बी। तो जो इसका वॉल्यूम है वो कितना हो जाएगा? 3072 के बराबर। तो पिरामिड के केस में वॉल्यूम निकालना अपने आप में एक चैलेंजिंग काम होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे एरिया ऑफ बेस तो आसानी से मिल जाता है, मेन जो दिक्कत आती है वो आती है हाइट की। अगर आपको हाइट डायरेक्ट दे रखी है क्वेश्चन में तो फिर बहुत आसान हो जाता है आपके लिए, लेकिन अगर हाइट नहीं दे रखी तो फिर आपको हाइट निकालना एक चैलेंजिंग काम होता है। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हमेशा सेम हर तरह के में यही चलेगा। अगर बेस को मैं स्क्वायर की जगह रेक्टेंगल कर देता, या फिर ट्राइंगल कर देता, या फिर पेंटागन कर देता, तो फिर उसका तरीका चेंज हो जाता। ठीक है, चलिए। द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 5 सेंटीमीटर, इट्स लेंथ हाइट इज 13, व्हाट इज इट्स वॉल्यूम? वॉल्यूम जो होता है राइट सर्कुलर कोन का वो 1/3 पाई आर स्क्वायर इंच होता है। और यहां पे अगर अपन को देखा जाए तो रेडियस और स्लेंट हाइट दे रखी है, तो हाइट कैसे निकालेंगे? अपन जानते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, जहां पे ये हाइट होती है, ये रेडियस होती है, और ये स्लेंट हाइट होती है। तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 12 और 13 का ट्रिपलेट होता है, तो h इक्वल टू आ गया 12। डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, 1/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस। रेडियस कितनी? 5, 5 का स्क्वायर 25, इंटू हाइट कितनी? 12। 3 से 4 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको मैं लगभग ये 3.14 हो जाता है, जैसा कि अपन 22/7 की जगह पाई को 3.14 भी लिख सकते हैं, तो वही लिख देते हैं। 25 इंटू 4 100, 100 इंटू 3.14 मतलब 314। तो 314 के करीब हो जाएगा, दैट इज 314.3। द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज गिवन एज 130977, इट्स सरफेस एरिया। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपन जानते हैं 4/3 पाई आर क्यूब होता है।
इक्वल टू कितना हो जाएगा 130977। एक बड़ा नंबर है तो सोल्व करने में थोड़ी तो दिक्कत आएगी, लेकिन क्या कर सकते हैं, कोई और तरीका नहीं है। सबसे पहले 11 से अपन इसको काट सकते हैं, 11 का 2 बार में, 11 का ये एक बार में चल जाएगा, 20 के हिसाब से एक बार में, फिर 9 बार में, 0 7 बार में, तो 11,907 आ गया ये। अब फर्दर तो इसको अपन कैंसिल आउट नहीं कर सकते, ना तो 3 से कर सकते हैं, 3 से तो होगा भी नहीं क्योंकि 3 तो नीचे, ना तो 4 से कर सकते हैं, ना ही 2 से कर सकते हैं। तो अब आपके पास और कोई तरीका नहीं है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, इस 11,907 के फैक्टर्स बना लीजिए। चलिए 11,907 के मैं फैक्टर बना लेता हूं। सबसे पहले तो मेरे हिसाब से 9 से तो जा ही रहा है, 9 से एक बार में, 9 तिये 27, 9 दूनी 18, 9 तिये 27, फिर से 9 से जा रहा है, 9 का एक बार में, 9 का 4, 9 4 जा 36 और 9 7 जा 63, फिर 7 से जा रहा है 21 बार में, 7 से 3 बार में, 3 का एक बार में। तो अब आप यहां पे देखिए आर क्यूब अपने पास क्या आ गया। सबसे पहले तो मैं इसको लिख सकता हूं 9 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर इंटू 3। ये जो 7 इंटू 3 है इसको भी मैं उधर ही भेज देता हूं, 3 इंटू 7 डिवाइडेड, ये 4 इंटू 2 जो है इसको मैं नीचे भेज देता हूं। अगर आप यहां पे ध्यान से देखेंगे तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये 3 इंटू 3 9 होता है, दैट मीन्स 9 क्यूब। 7 स्क्वायर इंटू 7 इसको आप 7 क्यूब लिख सकते हो, और 8 को आप 2 का क्यूब लिख सकते हो। तो यहां से रेडियस जो निकल के आती है वो कितनी आती है, 9 इंटू 7/2, दैट मीन 63/2। तो इस क्वेश्चन में मेन काम सिर्फ और सिर्फ रेडियस का है, बाकी और कुछ भी नहीं है, बाकी सब आसान है। मेन जो चीज है वो है रेडियस निकालना। अब अपन को सरफेस एरिया निकालना है, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई r स्क्वायर, तो 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, 7 से 9 बार में, 2 दूनी 4, यूनिट डिजिट से चल सकेंगे क्या, 9 दूनी 18 और 18 तिये 54, तो यूनिट डिजिट आ गई 4, लेकिन 3 ऑप्शन की यूनिट डिजिट 4 है, इस वजह से यूनिट डिजिट से तो अपन नहीं चल पाएंगे। आप चाहे तो डिजिटल सम से यहां पे चल सकते हैं, लेकिन उतना करने से अच्छा ये है कि आप इसको डायरेक्ट सोल्व कर ले, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा मुश्किल नंबर्स भी नहीं है। यहाँ पे देखिए अपन डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। सबसे पहले तो जैसे 22 जो होता है उसको मैं 11 इंटू 2 लिख सकता हूं, तो 9 दूनी 18, 18 इंटू 63 अगर अपन करते हैं तो कितना आ जाता है, 18 का 3 बार में 54, 5 कैरी चला गया, 18 का 6 बार में 108 होता है, 108 प्लस 5 113, तो ये कितना आ जाएगा, 4 4 और 3 7, 1 और 3 4, 1 और 1 2 और 1, तो 12,474 ये हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करना भी कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था। डिजिटल सम पे जाते तो अपन को सारे ऑप्शन का पहले डिजिटल सम निकालना पड़ता ऑप्शन, फिर अपने आंसर का भी डिजिटल सम निकालना पड़ता, तो वो भी एक अच्छा खासा लंबा प्रोसेस था। यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई करना आसान था, तो डायरेक्ट अपन कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। E, F, G and H are 4 points lying on a circumference of a circle। चलिए एक सर्किल बना लेते हैं और इसके सरकमफ्रेंस पे ये 4 पॉइंट लाई करते हैं, E, F, G, H, कुछ इस तरीके से। इनको मैं मिला देता हूं, ठीक है। चलिए तो अब यहां पे अपन से देखिए बोल क्या रहा है, अपन से ये बोल रहा है कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, ये तो अपन को पता चली गया। एंगल एफ जी एच जो है 57 डिग्री है, एफ जी एच, एक मिनट सॉरी गलत बन गया है, थोड़ा नेमिंग गलत हो गया इसका। ये ई एफ जी एच था, तो ई एफ जी और एच इस तरीके से होगा। तो एफ जी एच जो है वो 57 डिग्री है, तो ये वाला एंगल अपन को 57 डिग्री दे रखा है। व्हाट विल बी द मेजर ऑफ एंगल एच ई एफ, एच ई एफ मतलब ये वाला एंगल अपन से पूछ रहा है। अपन जानते हैं कि कभी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो तो उसके अपोजिट एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है, तो ये एंगल आपके पास कितना हो जाएगा, 180 माइनस 57, दैट इज इक्वल टू 123। फिर से एक और टेबल अपन को दे रखी है, विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल स्कूल्स टुगेदर। ये PQRSTU जो है ये स्कूल्स दे रखे हैं, और ये 5 6 7 8 9 10 जो है क्लासेस दे रखी है। तो अपन से बोल रहा है कि कौन सी क्लास में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे। अच्छी बात क्या है, यहाँ पे अपन को टोटल दे दिया, तो यहाँ पे टोटल अपन को फाइंड आउट नहीं करना, बस अपन को ये देखना है कि कौन सा टोटल जो है सबसे ज्यादा है,
वही अपना आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा नंबर आपको दिखेगा वो 924 दिखेगा, जो कि बिलोंग करता है क्लास 6 से। दैट मीन्स कि क्लास 6 में ही मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। ए शॉपकीपर हैज ए सेल ऑफ 5445 this for consecutive days. If he gets an average sale of 6050 for 5 days, then his sale on the 5th day. देखिए 4 दिन की सेल अपन को दे रखी है और 5 और दिन का एवरेज अपन को दे रखा है। तो 5वें दिन की सेल निकालना बहुत आसान काम है। सबसे पहले तो अपन टोटल निकाल लेते हैं एवरेज की मदद से, क्योंकि टोटल अपन जानते हैं टोटल इक्वल टू होता है एवरेज इंटू नंबर ऑफ डेज। एवरेज कितना है 6050 इंटू 5, तो यहां से टोटल कितना आ जाएगा 30,250। इसी तरीके से ये 4 दिन का टोटल निकाल लेते हैं। इस टोटल में से अगर ये 4 दिन को मैं घटा दूंगा तो मुझे 5वां दिन मिल जाएगा। तो यहां पे घटा दीजिए आप, कितना हो जाएगा 5 और 7 12, 12 और 7 सॉरी 12 और 5 17, 17 और 2 19। यूनिट डिजिट से अभी भी अपन नहीं चल पाएंगे। अगर किसी के मन में हो कि भाई बस आगे निकालने की जरूरत नहीं, यूनिट डिजिट से हो जाएगा, तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि चारों ऑप्शन की यूनिट डिजिट जो है वो 1 है। तो पूरा फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। चलिए ठीक है, 19 आया था, 1 कैरी चला गया, तो 1 कैरी जाएगा तो देखिए कितना हो जाएगा 6 और 6 12, 12 और 4 16, 16 और 4 20, 2 कैरी चला गया, 2 कैरी गया तो ये 7, 7 और 8 15, 15 और 9 24, 24 और 4 28, 2 कैरी गए, 2 कैरी अगर आप लेके जाते हो तो 6 3 18, 18 और 5 23। तो अब यहां पे आप सोल्व कर लीजिए, 10 में से 9 गया तो 1 4, और फिर 12 में से 8 गया तो 4, और 29 में से 23 गया तो 6, तो 6441। ठीक है, चलिए आसान से क्वेश्चन था, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। बस यहाँ पे मेन बात है कि अपन को कैलकुलेशन करनी, और तो सब तो बहुत आसान सी चीज है। आसानी से आप कर सकते हैं कि भैया सबसे पहले टोटल निकाल लो एवरेज इंटू नंबर ऑफ डेज से, और 4 दिन का टोटल निकाल लो। 5 दिन के टोटल में से 4 दिन का टोटल घटा लिया। एक तरीके से ये जो अपने पास आया ये क्या है, ये 5 डेज का टोटल है, 5 डेज टोटल। और ये क्या है अपने पास, ये है 4 दिन का टोटल, 4 डेज टोटल। तो 5 दिन में से अगर 4 दिन का घटा लेंगे तो 1 दिन का रह जाएगा, और 1 दिन कौन सा है वो 5वां दिन है, यही है 5th डे। ये कौन सा दिन हो गया 5th डे। दो पाई चार्ट अपन को दे रखे हैं। पहला पाई चार्ट जो है वो 6 डिफरेंट कंट्रीज का 2019 से लेके 2020 में रन्स स्कोर्ड बताता है, और पाई चार्ट 2 जो है वो सेम प्लेयर का 6 कंट्री का वही 2020 से लेके 2021 का रन स्कोर दिखाता है। अपन से पूछ रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल रन्स स्कोर्ड अगेंस्ट न्यूजीलैंड एंड पाकिस्तान ड्यूरिंग 19-20। तो 19-20 जो है वो ये वाला है, तो यहीं से अपना आंसर आएगा। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान, न्यूजीलैंड है 14% और पाकिस्तान है 16%। तो यहां पे टोटल रन कितना हो जाएगा इन दोनों का मिला के 14 + 16 30%, और 30% का ही का 4000 का, क्योंकि टोटल जो है इस पूरे पाई चार्ट का वो कितना है 4000, तो ये कितना हो गया 1200। इसी तरीके से इसका डिफरेंस किसके साथ लेना है, टोटल रन्स स्कोर्ड अगेंस्ट श्रीलंका एंड पाकिस्तान ड्यूरिंग 2021। 2021 ये वाला है, तो यहां से आएगा श्रीलंका है 20% और पाकिस्तान है 15%। 20 + 15 35%, और 35% का ही का 5000 का, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 1750। अब इन दोनों का डिफरेंस अगर लेना है तो बस कुछ नहीं करना, 1750 में से 1200 घटा देना है, दैट इज इक्वल टू 550। ऑप्शन नंबर डी। ए बोट कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर्स while it takes 12 hours to cover the same distance up stream। देखिए फिर से सेम तरह का क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। अपन जानते हैं कि जो बोट की स्पीड है रुके हुए पानी में S1 लेते हैं और स्ट्रीम की स्पीड S2 ले लेते हैं। तो जब कभी भी डाउन स्ट्रीम की बात की जाती है तो उसमें जो बोट की स्पीड होती है रिलेटिव स्पीड वो S1 + S2 हो जाती है। यहाँ पे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो S1 + S2 कितना हो जाएगा, डिस्टेंस है 72 किलोमीटर और टाइम लग रहा है 6 घंटे, तो 72/6 दैट इज इक्वल टू 12 घंटे, तो 12 किलोमीटर पर आवर यह हो गई स्पीड S1 + S2। इसी तरीके से अप स्ट्रीम में जो स्पीड लेते हैं वो S1 - S2 ले लेते हैं। यहां पे भी सेम किलोमीटर है, वही 72 किलोमीटर, लेकिन टाइम कितना लग रहा है 12 घंटे। तो फिर से स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 12 का 6 बार में दैट मीन्स 6 किलोमीटर पर आवर।
अब अपन को फाइंड आउट करना है स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में अपन स्पीड क्या मानते हैं, बोट की S1 मानते हैं, तो S1 की वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है। दोनों इक्वेशन को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, तो S1 आ जाएगा 12 + 6 18, 18 बाई 2 9, तो 9 किलोमीटर पर आवर। चलिए इसी के साथ समय समाप्ति की घोषणा। आई होप कि आप लोगों को मजा आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की और भी नई वीडियोज आपके पास आती रहेगी। बहुत सारी प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने कराए हुए हैं। अगर आप उनको देखते हैं तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, इतना तो पक्का है। चलिए देखिए, ठीक है, फिर मिलते हैं अपन अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।